हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर माई सीक्रेट। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड एक बिल्डिंग में जाती है जो कि ब्लाइंड डेट की जगह होती है। वहाँ पर आते ही वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे एक छोटा सा बियर देती है जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। उसे लेकर अब वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके सामने यहाँ पर कई सारे लोग ब्लाइंड डेट के लिए आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, पर वो उनमें से किसी के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर हम यहाँ से अपने मेल लीड को देखते हैं, वो भी यहाँ पर आता है और अपना नंबर लेता है। जब हमें पता चलता है कि उसका नंबर 35 था और हमारी फीमेल लीड का 36। वो उसके पास जाकर अब जैसे ही बैठने वाला होता है, पर तभी शाओनिंग को एक कॉल आ जाता है, इसलिए वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है और अपना बियर वहीं पर भूल जाती है। यूहिंग अब जैसे ही बैठता है तभी उसके पीछे वाली सीट पर निंग आकर बैठ जाती है अपने ब्लाइंड डेट को अटेंड करने के लिए। और यूहिंग भी किसी ब्लाइंड डेट से बात कर रहा होता है। चाओ बताता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ और अभी अभी चाइना आया हूँ, जिसकी ये बातें शाओनिंग भी सुन रही होती है। तभी वो ब्लाइंड डेट पार्टनर बताती है कि वो 3 साल पहले चाइना वापस आई थी और एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है और बोलती है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। जो सुनकर शाओनिंग मन में बोलने लग जाती है कि ये तो कितने परफेक्ट मैच है, लेकिन यूहिंग कहता है कि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। जो सुनकर निंग बोलती है कि इतनी हाई रिक्वायरमेंट्स लेकर कौन आता है, और वहाँ से जाकर बाहर एक बेंच पर बैठ जाती है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो रहा था। थोड़ी देर बाद यूहिंग वहाँ पर एक टेडी बेयर लेकर आता है जो कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि जब आपको आपका पार्टनर मिल जाए तो आप अपनी पार्टनर के साथ इस बड़े टेडी बेयर को एक्सचेंज कर सकते हो। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। यूहिंग उसे बोलता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। शाओनिंग भी उसे देखकर हैरान होती है और उसे यूहिंग के नाम से बुलाती है। फिर दोनों एक कैफ़े के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो, तो बताता है कि रियो बैंक में फाइनेंसिंग का काम करता है। शाओनिंग कहती है कि वो भी वहीं पर काम करती है और दोनों अपने वीचार एक्सचेंज करते हैं। तभी वो उसे कुछ भेजती है जो देखकर हुयंग कहता है कि तुम अभी से लाइन ड्रॉ करना चाहती हो हमारे बीच में। इस पर वो कहती है कि ये ब्लाइंड डेट का रोल है। तो हुयंग बोलता है कि फिर तो मैं इस ब्लाइंड डेट में फेल हो गया, पर वो कहती है कि इस बियर को देखकर आधे ही फेल हुए हो, क्योंकि उसने उसके बियर को अपने पास ही रखा हुआ था। अब वो अकेले बाहर खड़ी हुई थी अपनी फ्रेंड लिंगवे से बात करते हुए कि उसे कोई भी ब्लाइंड डेट नहीं मिला। वो बोलती है कि इतने सारे लोगों में से तुम्हें एक भी सूटेबल पर्सन नहीं मिला। शाओनिंग बोलती है कि हाँ, एक मिला तो था, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में आकर बताऊंगी। अब हम शाओनिंग को यूहिंग की कार में देखते हैं जहाँ पर वो लिंग को टेक्स्ट करके बताती है कि आज उसका कितना लक खराब है। आज उसकी इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग खत्म हो गई आते टाइम, और अभी वो अपने ब्लाइंडेड पार्टनर के साथ आ रही है जो कि उसका हाई स्कूल क्लासमेट है। पीछे वाली सीट पर उसकी बाइक रखी होती है। तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और जो लिंग ने ऑडियो भेजा था वो शुरू हो जाता है कि तुम्हारा क्लासमेट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम उसको अच्छे से पकड़ के रखो ना। जो चीज़ यूहिंग सुनकर कहता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, पर शाओनिंग काफ़ी एम्बैरस होकर बस अपने फ़ोन उठा लेती है। अब वो अपने घर पहुंचकर लिंग से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है कि अभी वो क्या करे। तो बोलती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड 1 हफ्ते में चाइना वापस आ रहा है और तुम अपने क्लासमेट की वेडिंग में मिलने वाले हो, और तुमने उससे बोला था कि तुम मुझसे 3 गुना ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर दिखाओगी, लेकिन अभी तक तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो भला कैसे जाओगी वहाँ पर। इस पर निंग बोलती है कि अब मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी, मैं इसके लिए तो श्योर हूँ, लेकिन पार्टनर के लिए मैं क्या करूँ। उसी वक्त उसके पेरेंट्स अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं, पर यह बात सुनते ही दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं और निंग फ़ोन कट करके उनके पास जाती है जहाँ दोनों ही पेरेंट्स अपने फ़ोन के अंदर गेम खेल रहे थे। वो उन पर चिल्लाती है कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उनके लिए चिंता करते हैं, और आप देखो मैं अभी 27 ईयर्स की हो गई हूँ, मुझे कोई भी पार्टनर नहीं मिला है। उसकी मॉम बोलती है कि अरे मैंने तुम्हें इतने पार्टनर्स तो दिखाए हैं ना, अभी मेरे पास कोई भी नहीं बचा है, बस एक फ्रेंड का लड़का बचा हुआ है। वो उसे कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम उसे घर लेकर आ गए तो तुम्हें और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर वो खुश होती है और उसकी मॉम उसे वीचैट पर उसका नंबर भेजती है और डैड को इशारा करके दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही शाओनिंग देखती है तो वो यूहिंग का नंबर होता है। वो कहती है कि भला ये कैसा कोइंसिडेंस है, और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछने वाली थी, लेकिन तब तक वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन अब शाओनिंग अपने बैंक में जाती है जहाँ उसे गेट नहीं खोल रहा होता। तभी पीछे से यूहिंग आकर दरवाज़ा खोल देता है, पर वो उसकी तरफ देखती भी नहीं और थैंक यू बोलकर फटाफट से चली जाती है। अब हम निंग को काम करता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसका काम कस्टमर्स को असिस्ट करना था, जो कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। फिर हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ एक एम्प्लॉय एक लिस्ट दिखाता है और कहता है कि आज तो वाइस जनरल की मीटिंग है, तो यूहिंग यहाँ पर क्यों आ रहा है।
तभी वाइस जनरल के साथ युएंग वहाँ पर आ जाता है और ये जो पर्सन होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। जो उनके क्वार्टरली रिपोर्ट होता है वो उन सभी को बताता है कि उनकी लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 10 मिलियन का डिक्लाइन हुआ है, जिसमें कई सारी छोटी कंपनीज हैं। ये सुनकर युएंग पूछता है कि ये 25 मिलियन का लोन प्लान फेल क्यों हुआ है, तो बताता है कि कंपनीज का अरेंजमेंट अच्छे से ना होने की वजह से फेल हो गई और वो लोग लोन के पैसे लेकर भाग गए। युएंग जब इस चीज़ के बारे में उसे सवाल करता है तो बोलता है कि मैं इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, वो तो मैंने सिर्फ डेटा के अंदर ऐड कर दिया। जिस पर युएंग बोलता है कि लेकिन मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर आया हूँ और अपना प्रेजेंटेशन लेकर खुद आगे आ जाता है। जैसे ऐसे देखकर वो पर्सन बोलता है कि क्या तुम मुझे एक भी चांस नहीं देने वाले, पर युएंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें चांस दिया था। फिर वो अपना एनालिसिस का डेटा देता है और दिखाता है कि इसमें से आधे लोग जिन्होंने लोन लिया है वो सभी इस पर्सन के रिलेटिव या फिर फ्रेंड है, और अपना पॉइंट एक्सप्लेन करके बताता है कि इसने इन पैसों के अपने खुद के लिए यूज़ किया है, जो पैसे इसे बाकी लोगों को देने चाहिए थे। ये देखकर उस पर्सन शी का चेहरा सभी के सामने उतर जाता है। इसके बाद हम निंग को देखते हैं जो कि अपनी कलीग से बात कर रही थी, तो वो उसे बताती है कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करती हो, इस बार तो तुम परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगी। इस पर शाओनिंग बोलती है कि इसके लिए तो मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूँ। फिर हम उनकी मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी कलीग उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम एक फाइल के अंदर देखा था, तो तुम ही परमानेंट एम्प्लॉय बनोगी। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी उनका इंचार्ज आकर 2 लोगों का नाम लेता है जो कि सिलेक्ट हुए थे। ये सुनकर शाओनिंग पूरी तरीके से सैड हो जाती है। तभी वो उसे कहता है कि मैन पावर कम होने की वजह से तुम्हें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हेल्प के लिए भेजा जा रहा है। मीटिंग के बाद निंग गुस्से में उसी इंचार्ज के ऑफिस में आकर उससे पूछती है कि उसे इस बार भी परमानेंट क्यों नहीं किया गया है, जबकि वो ऑलरेडी इतने अच्छे से काम कर रही है। वो फालतू की लीव वगैरह भी नहीं लेती है, ना ही एक भी दिन काम पर लेट आती है, और जो नई लड़की आई है वो सिर्फ 6 महीने में ही परमानेंट हो गई। इस पर उसका सीनियर बोलता है कि तुमको अब तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कनेक्शन और रिसोर्स चाहिए होते हैं, तभी काम चलता है। जिस वजह से शाओनिंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और ड्रेसिंग रूम में आकर रो रही थी। वो अपना नेम बैच वहीं पर रखकर चली जाती है। घर पर अब जैसे वो नहाकर बाहर आती है तो सोचती है कि 25 ईयर्स की एज के बाद से ये टाइम कितना ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। कनेक्शन ना होने की वजह से उसकी जॉब में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और ना ही उसे कोई ब्लाइंड डेट मिला है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरी एज की वजह से तो मुझे एंशियस फील नहीं हो रहा, पर क्या पता कुछ सालों बाद सब ठीक हो जाए। अगले दिन अब वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर एक पर्सन उसे वेलकम करता है और उसके पूछने पर बताता है कि वहाँ की इंचार्ज शिंग है। तभी वहाँ पर वो आ जाती है जिसे एम्प्लॉयज चुप कर डेविल और रूथलेस कहकर बुला रहे थे। शिंग अब उसे काम देने के लिए बोल रही होती है, पर शाओनिंग बोलती है कि वो यहाँ पर जॉब छोड़ने के लिए आई है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन वो उसे पहले काम करने के लिए देती है जिसे वो करना पड़ता है। जिस काम को जैसे ही शाओनिंग कंप्लीट कर लेती है तो अब उसे अपना रेजिग्नेशन जाकर दे देती है। ये देखकर शिंग से बोलती है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं होते उन्हें रिज़ाइन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, और तुम्हारा ट्रांसफ़र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो जॉब छोड़ने के लिए टाइम लगेगा। जो सुनकर वो थोड़ा सा सैड होकर फिर से कुछ चेंजेस करने के लिए फाइल लेकर चली जाती है। सीन अब यहाँ से युएंग पर आता है जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे फांग शाओ का वेडिंग इनविटेशन आता है। साथ ही वो उसे कॉल भी करता है कि तुम्हें वहाँ पर ज़रूर आना है। वो कहता है कि मैं प्री वेडिंग के लिए नहीं आ सकता। तभी देखता है कि शाओनिंग उसे इनविटेशन की फ़ोटो डाली है, इसलिए वो भी आने के लिए हाँ बोल देता है। इधर शाओनिंग लिंग के साथ ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। वो उसे बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड लो सेजिंग अब्रॉड जाकर तुम्हें भूला नहीं है, वो यहाँ पर वापस आकर तुम्हें फिर से परस्यू करेगा, तो क्या तुम साथ आओगे। तभी शाओनिंग याद करती है जब एक बार शाओनिंग अपने बर्थडे पर उसका वेट कर रही थी, क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला था। वहाँ पर मैरी मी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि उसे इंटर्नशिप करने अब्रॉड जाना है और वो बाद में आकर उसे अच्छे से प्रपोजल देगा। अब वो सोचती है कि उसने सिर्फ मेरा बर्थडे का दिन ही नहीं बल्कि मेरे 7 साल का रिलेशनशिप और बहुत कुछ ही खोया है। ये बोलकर वो सो जाती है। अगले दिन अब हम प्री वेडिंग की जगह देखते हैं जहाँ पर युएंग आता है और जो कपल होते हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है जहाँ पर ग्रूम उन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। युएंग कहता है कि हम एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन लू को याद नहीं होता। अब वो दोनों ग्रीटिंग शेयर करते हैं। तभी सामने से शाओनिंग आ जाती है। उसे देखते ही लू ग्रूम से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि शाओनिंग और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैं अभी उसे ठीक करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करना हम दोनों के साथ में लाने के लिए। जिस पर वो हाँ बोलता है, लेकिन ये सुनकर युएंग को अच्छा नहीं लगता। लू फ्लावर्स का बुके लेकर शाओनिंग के सामने आता है, उसे सॉरी बोलता है, जिसे ऐसे देखकर पहले तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि बर्थडे के टाइम प्रपोज करोगे, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर अब्रॉड चले गए। उस टाइम में इतना ज़्यादा एम्बैरेस्ड हुई थी, तो अभी क्या मुझे यहाँ पर
पर भी एम्बैरस करना चाहते हो। लू बोलता है कि मैं सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, उस टाइम मेरी गलती थी, मैं उस टाइम मैरिज को नहीं देख पा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो सही टाइम नहीं था हमारी शादी करने के लिए, लेकिन इस 1 साल में मुझे पता चला कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। सभी लोग अब यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियाँ बोलती है कि चिल्लाओ मत, वो उसे प्रपोजल के दिन पर छोड़कर चला गया था, भला वो उसे कैसे माफ़ कर सकती है। जो सुनकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी यूएंग डेकोरेशन में से एक फ्लावर निकाल कर उसे शाओनिंग को देने के लिए आता है, जो देखकर लू बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे और निंग का मैटर है। पर यूएंग उससे बोलता है कि ये हमारे क्लासमेट की प्री वेडिंग है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, जो सिर्फ तुम दोनों का मैटर नहीं रहेगा। शाओनिंग भी यही बोलती है और यूएंग के हाथ से फ्लावर ले लेती है, जो देखकर लू अपसेट होकर वहाँ से अपना फ्लावर बुके लेकर चला जाता है। अगले सीन में अब शाओनिंग यूएंग के साथ कार में होती है, जहाँ पर वो उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है। इस पर वो कहता है कि ये पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट था लगता है, पर वो कहती है कि मुझे ऐसा पहले लगता था, लेकिन बाद में समझ आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक अच्छा करियर और स्टेबल फैमिली चाहती हूँ। यूएंग बोलता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तो वो कहती है कि आगे और ब्लाइंड डेट्स पर जाऊंगी पार्टनर ढूंढने के लिए। तभी वो उसे अपनी कार साइड में पार्क करके कहता है कि अगर तुम्हें एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। जो सुनकर नहीं हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाती है। यहाँ से फिर हमें इनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों सबसे पहले हाई स्कूल के अंदर मिले थे। जब हैंग ने उसे सबसे पहले देखा था तभी शाओनिंग का किसी ने नाम चिल्लाया था, जिसका नाम सुनकर वो स्माइल करता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर अब निंग जैसे ही लिफ्ट के अंदर आती है तो देखती है कि हुएंग वहाँ पर पहले से ही होता है, लेकिन वो उसे देखकर कुछ नहीं बोलती और अपने फ्लोर पर जाने के लिए बटन प्रेस कर देती है। लेकिन उसी वक्त लिफ्ट के अंदर कुछ खराबी आ जाती है, इसीलिए यूएंग मेंटेनेंस वालों को कॉल करता है और निंग से पूछता है कि क्या तुमने सोच लिया। तो निंग थोड़ा नर्वस होकर बोलती है कि उसे लगता है कि वो उसे कल के मैरिज की बात कर रहा है, पर वो बोलता है कि नहीं, मैं तो लंच के लिए बोल रहा था, मेरी तरफ से ट्रीट होगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती है और कहती है कि कुछ काम है आज, वो कभी और चलेंगे। तभी लिफ्ट भी चालू हो जाती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। शाओनिंग के आते ही शिंगो से मीटिंग रूम के अंदर बुलाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहती है कि तुमने लोन बिल के अंदर खुद सुकाई को डिस्काउंट दिया था। पर शाओनिंग कहती है कि मैं सिर्फ हेल्प कर रही थी और उसे स्ट्रेट फेस के साथ कहती है कि ये कोई हेल्प करने की जगह नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए लोग हर टाइम वेट करते हैं, तुमने ये सब किया था लेकिन अब वो गायब है, तो अब हम इसके लिए क्या करें। शाओनिंग कहती है कि आप चाहती है कि ये ब्लेम मैं अपने ऊपर लेकर रिजाइन कर दूँ। इस पर शिंग बोलती है कि वैसे तो ये सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन शाओनिंग बोलती है कि मैं इतने बड़े इल्ज़ाम के साथ क्विट नहीं कर सकती, मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके ही रहूँगी। ये बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके दूसरे डिपार्टमेंट का साथी आता है जिसका नाम जाओ है। वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो, तुम उसे इतना पुश क्यों कर रही हो। तो शिंग बोलती है कि ये तो इसने खुद किया है, अगर उसने सॉल्व कर लिया तो अच्छा ही है, और अगर नहीं कर पाई तो जो उसे अभी तक की सैलरी मिली है उसके लिए अपना ब्लेम ले सकती है, इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं है। इधर शाओनिंग अब उस इंसान के साथ वाले चैट्स और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है सारी चीज़ें चेक करती है। तभी एक कलीग शाओमिंग आकर उससे पूछती है कि क्या तुम सच में काई के साथ मिली हुई हो, पर वो मना करती है और बोलती है कि मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर दूंगी। तो शाओमिंग बोलती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, और कहती है कि अगर तुम्हें काई मिले तो उससे बोलना उसने जो मेरे पैसे उधार लिए हो मुझे वापस कर दे। अब देखते ही देखते सब लोग काम करके चले जाते हैं और आखिर तक सिर्फ शाओनिंग ही बची हुई थी जो इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। आखिर में वो भी घर जाने के लिए निकल जाती और टैक्सी देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलती। तभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और वो अम्ब्रेला लेकर पैदल ही घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाकर वो नीचे एक पोस्ट देखती है और याद करती है कि उसने बैंक में लगाया था। ये देखकर वो काफ़ी सैड हो जाती है। फिर वो किसी को कॉल लगाती है बात करने के लिए, लेकिन वो पर्सन फ़ोन नहीं उठाता। तभी हवा चलने की वजह से उसका अम्ब्रेला भी नीचे गिर जाता है और वो बैठकर यहाँ पर रोने लग जाती है। लेकिन उसी वक्त हुएंग वहाँ पर अपना अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। फिर हम दोनों को साथ में कार की ट्रंक में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि दोनों कॉफ़ी पी रहे थे और साथ में बारिश को एंजॉय कर रहे थे। शाओनिंग उसे कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। यूएंग पूछता है कि क्या बोला अभी तुमने, पर वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तभी यूएंग उसे चेयर करने के लिए बोलने लग जाता है कि मैंने सुना है कि बारिश ना एक नेचुरल फायरवर्क होती है। ये सुनकर वो कहती है कि पहले इसी वजह से मैं इसे पसंद करती थी, लेकिन अभी पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो सारा कीचड़ हमारे ऊपर ही स्प्लैश कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हें भी मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया होगा ना अभी तक तो, जिस पर वो हाँ कहता है। शाओनिंग बोलती है कि जब काफ़ी सालों बाद क्लासमेट्स मिलते हैं तो अपने करियर या फिर मैरिज के बारे में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन मैं जब से तुमसे मिली हूँ सिर्फ अपना फेलियर तुम्हें दिखा रही हूँ। यूएंग बोलता है कि शादी ना करना कोई फेलियर नहीं होता,
और करियर में आगे जाने के लिए तुम्हारे पास और भी टाइम है, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा कर लोगी। पर वो बोलती है कि वो 3 साल से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक भी बिना कनेक्शन की वजह से रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाई, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम की वजह से शायद यहाँ से मैं निकाल दी जाऊंगी। तो बोलता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। इस पर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, रूल के खिलाफ है। तो युएंग बोलता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम पर मर्सी शो नहीं करूँगा। इस पर निंग कहती है कि वो खुद को प्रूव करके ही रहेगी। अब अगले दिन जब शाओनिंग इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू के लिए आई होती है तो हम देखते हैं कि उस कमेटी के अंदर युएंग भी होता है। वो उन सभी को अब सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे देती है और बोलती है कि वो इसमें किसी भी तरीके से मिली हुई नहीं है। उसे काई के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उनके जो चैट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सभी दिखाती है। वो लोग अब उससे कुछ सवाल पूछने के बाद उसे भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी युएंग उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प नहीं था। इस पर वो हाँ बोलती है। तभी वो याद करती है कि जब उसे भी बात पता चली थी तो उसने कहा था कि अगर वो स्टैम्प नहीं होगा तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने कुछ लिखकर उसे दिया था कि वो उस डॉक्यूमेंट्स पे बाद में स्टैम्प करवा देगा, जो चीज़ वो उन्हें बता देती हैं। अब अगले दिन जब वो अपने डेस्क पर होती है तो उसे मैसेज आता है कि वो इनोसेंट प्रूव हो गई है, जो चीज़ बाकी सभी लोगों को भी पता चल जाती है और सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शिंग को भी वो चीज़ जाकर बताती है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, लेकिन असल में शाओनिंग को देखकर वो भी खुश होती है। फिर हम शाओनिंग को उसकी फ्रेंड लिंग के साथ देखते हैं। वो उसे गिफ्ट देती है जो कि उसे काफ़ी टाइम से चाहिए था, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है। अब जब ये दोनों साथ में खा रहे थे तभी शाओनिंग कहती है कि हम दोनों क्यों ना मैरिज कर लेते हैं, 90% लोगों से ज़्यादा खुश रहेंगे। लिंग बोलती है फिर तुम भी अपनी जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो, ऐसा लगता है कि तुम जैसे वहाँ पर किसी वॉर के लिए जा रही हो। शाओनिंग बोलती है कि ऐसा ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन उस क्लासमेट के मिलने की वजह से अच्छा हो गया। वो बाहर से काफ़ी कोल्ड दिखता है, लेकिन उसने जो क्वेश्चंस पूछे उसकी वजह से मेरा सारा सस्पिशन उसके ऊपर ख़त्म हो गया। लिंग उससे बोलती है कि उसकी कंडीशनिंग अच्छी है और वो तुम्हें हेल्प भी करता है, तो पक्का वो तुम्हें पसंद करता होगा। तभी शाओनिंग उसे बता देती है कि उसने तो मुझे प्रपोज भी किया है। ये सुनते ही लिंग चोक करने लग जाती है और पूछती है कि क्या तुमने हाँ बोला, लेकिन वो कहती है कि मैं भला कैसे हाँ बोल सकती हूँ, अभी तो हम सिर्फ कुछ ही टाइम मिले हैं, मैं उसके बारे में अभी अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। तो लिंग बोलती है कि वैसे भी तुम ब्लाइंड डेट पर ही जाने वाली हो और इससे अच्छा कैंडिडेट तुम्हें कहाँ मिलेगा, बाद में तुम्हें रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पर्सन नल्लू से अच्छा है, जो कि तुम्हारे काम को भी अच्छे से समझता है, इसीलिए तुम्हें उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो शाओनिंग बोलती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। अगले दिन अब शाओनिंग मैनेजर जाओ के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि इस केस के लिए कोई तुम्हारे साथ था क्या। पर वो कहती है कि अगर ऐसा होता तो मैं अभी तक टेम्परेरी एम्प्लॉय नहीं होती। जो सुनकर वो ओके बोलता है। अब जब ये लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पर शिंग आकर उसे कहती है उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, और बोलती है कि निंग ना मेरे अंडर काम करती है तो उसे कॉफ़ी मत बनवाओ। फिर वो उसे बताती है कि उसका एक क्लाइंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो शाओनिंग को उसे मिलने जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे थोड़ा सा काम था और वो बाद में आएगी। अब शाओनिंग फ्लावर्स और फ्रूट बास्केट वगैरह लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और कॉल करके शिंग को बताती है कि उसके क्लाइंट को ज़्यादा चोट नहीं आई है और वहाँ पर दूसरे बैंक वाले लोग भी आ रहे हैं। तो सुनकर वो बोलती है कि वो अभी आ रही है। अब शाओनिंग उसके कहने पर दूसरा बुके ऑर्डर कर रही थी, तभी वो युएंग को हॉस्पिटल में देखती है और सोचती है कि ये यहाँ पर किससे मिलने के लिए आया है। वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर एक लेडी थी, लेकिन वहाँ पर युएंग नहीं होता। तो उस लेडी से माफ़ी मांग कर जाने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त पीछे से युएंग आ जाता है और उसका नाम लेकर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे। जहाँ में पता चलता है कि असल में युएंग की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उन्हीं को ही देखने के लिए आया था। और शाओनिंग का नाम सुनते ही वो उसे बुलाने लग जाती है, बोलती है कि तुम हैंग की गर्लफ्रेंड हो ना, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। हैंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। जो सुनकर वो पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन अब उसकी मॉम की कंडीशन को देखकर वो भी ऐसे एक्ट करने लग जाती है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। मॉम बोलती है कि कितना अच्छा होगा अगर तुम दोनों शादी कर लोगे, और ये सब बोलते बोलते वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है। तो इस वजह से हैंग काफ़ी घबरा जाता है और वो लोग डॉक्टर और नर्स को बुलाते हैं। बाहर आकर अब हैंग उसे बताता है कि उसकी मॉम को लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। तो पूछती है कि उसकी मॉम को उसके बारे में कैसे पता। इस पर वो बता देता है कि हम कुछ दिन पहले मिले थे, तभी मैंने बताया था, तो शायद उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। शाओनिंग बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मैरिज के लिए इतने ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे थे। तभी डॉक्टर भी आकर बोलता है कि उसकी मॉम सीरियस है और उसे प्रिपेयर रहना चाहिए। उसी वक्त शाओनिंग को भी कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है।
और हैंक वापस से अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ वो जैसे ही आंखें खोलती है तो बोलती है कि शाओनिंग पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई थी और मेरी तबीयत खराब हो गई, तो क्या सोच रही होगी, ना ही मैं उसे कोई गिफ्ट दे पाई। पर हैंक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है, उसे वैसे भी काम आ गया था इसीलिए वो चली गई और वो भी आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। इस पर मॉम कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे मुंह से उसके बारे में सुना था और आज देख भी लिया। हैंक बोलता है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में उसके लिए गिफ्ट पिक करने के लिए चलेंगे, जो सुनकर वो खुश होकर हाँ बोलती हैं। बाद में अब जब यूएंग हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि शाओनिंग अभी तक वहां पर उसका वेट कर रही थी। दोनों अब साथ में मार्केट में जाकर बहुत सारा स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं और एक ग्राउंड में वॉक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर निंग बोलती है कि यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो हैंक कहता है कि जब मैं कॉलेज में था तब जल्दी बड़ा होना चाहता था, क्योंकि कुछ चीज़ें हम तभी कर सकते हैं। शाओनिंग भी हाँ बोलती है और हैंक पूछता है कि आगे क्या सोचा है, तो वो बोलती है कि वैसे तो मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर आना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी आ ही गई हूँ तो अच्छे से काम करूँगी, और मैरिज की बात करें तो मुझे सिर्फ एक अच्छा पार्टनर चाहिए। तो मैं तुम्हारे बारे में सोचा और तुम अच्छे हुए थे, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद पता चल गया, बस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे मैरिज के लिए क्यों चूज़ किया। तो यूएंग बोलता है कि तुम्हारे साथ रहकर ना मुझे रिलैक्स फील होता है। निंग कहती है कि हम क्लासमेट्स हैं, इसीलिए मुझे भी तुम्हारे साथ ना ऐसा ही लगता है। वैसे भी मैरिज में प्यार ना भी हो तब भी हम साथ में अगर रहकर खुश हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो लाइफ अच्छी चल सकती है। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि मेरे पास अभी स्टेबल जॉब नहीं है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर था। पर वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए आगे बढ़ने में, इसी को तो मैरिज बोलते हैं ना। जो सुनकर निंग खुश होकर उसे कहती है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, जो सुनकर वो भी खुश हो जाता है और दोनों साथ में वॉक करते हैं। जिसके बाद शाओनिंग अब हैंक को लेकर अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर जाती है और बताती है कि वो लोग कल ही उनकी मैरिज रजिस्टर कराने के लिए जाने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। मॉम बोलती है कि तुम दोनों के बीच में तो कोई प्यार भी नहीं है, और क्या तुम दोनों एटलीस्ट एक दूसरे को जानते भी हो। इस पर शाओनिंग कहती है कि आप ही मुझे हैंक से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी ना, और बताया था कि ये टीचर वो का बेटा है जिसका अच्छा कैरेक्टर और क्लीन बैकग्राउंड है। जो सुनकर मॉम स्माइल करने लग जाती है और शाओनिंग स्ट्रेट फेस के साथ कहती है कि ये बात वैसे मैंने किसी से नहीं की, कि हैंक और मैं हाई स्कूल क्लासमेट्स हैं, मेरा उसके ऊपर 10 साल से क्रश है, मैं भला ये अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकती हूँ। जो सुनकर हैंक शॉक हो जाता है और वो भी अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स को इश्योर करता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, उन्हें चिंता नहीं करने के लिए बोलता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तुम दोनों मैरिज कर रहे हो तो हमें अंकल आंटी मत बोलो। जो सुनकर निंग कहने लग जाती है कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम तो दो उसे, जब ऑफिशियल मैरिज हो जाएगी ना तब वो आप लोगों को मॉम डैड बोलेगा। लेकिन वो उसी वक्त उन्हें मॉम डैड कह देता है, जो सुनकर पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। अगले दिन अब निंग जल्दी से अपना ऑफिस का काम खत्म करके जाने की परमिशन मांगती है और फटाफट से वहाँ से जा ही रही थी, जिसे ऐसे देखकर मैनेजर जाओशिंग से बोलता है कि इतनी जल्दी में क्या शादी करने के लिए जा रही है। इधर शाओनिंग फटाफट से हैंक की कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों अपना हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर मैरिज ब्यूरो में जाते हैं। पर उन दोनों के साथ में कोई भी फोटो नहीं थी, इसलिए पहले अब उन्हें फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर दोनों ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे जैसे कि उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर लाया गया हो, जिन्हें ऐसे देखकर फोटोग्राफर भी तंग आ गया था और बोलता है कि यार तुम दोनों की शादी होने वाली है, ज़रा अच्छे से स्माइल करो। अब काफ़ी कोशिश करने के बाद वो दोनों जैसे ही फ़ोटो खिंचवा कर वापस आते हैं तब तक मैरिज ब्यूरो बंद हो जाता है, इसीलिए वो दोनों अगले वीक आने का डिसाइड करते हैं। जैसे ये लोग शाओनिंग के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मॉम ने तो अपने काफ़ी सारे रिलेटिव्स को बुलाया हुआ था सेलिब्रेट करने के लिए उनकी मैरिज के लिए। हैंक के आते ही वो उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा सन इन लॉ है। सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन शाओनिंग झूठ बोल देती है कि वो तो उन्हें कार में ही भूल गई और उन्हें बाद में दिखा देगी। दोनों अब शाओनिंग के रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उसे बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया। हैंक बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अगले वीक हम लोग मैरिज रजिस्टर करा लेंगे। सभी रिलेटिव्स के जाने के बाद हैंक अब डैड के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पर वो बड़े ही प्यार से मॉम और शाओनिंग को स्माइल करते हुए देख रहे थे और बताते हैं कि कैसे शादी के बाद अब उसे शाओनिंग को खुश रखना है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रोमांस। इधर निंग की मॉम भी उसे टिप्स दे रही होती है कि हैंक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके अंदर पेशेंस है और तुमने एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड चूज़ किया है। पर मॉम यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही थी, तो शाओनिंग बोलती है कि आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि आप उसे जानती हो, पर इस पर मॉम स्माइल करने लग जाती है। शाओनिंग अब बाहर तक हैंक को छोड़ने के लिए आती है और उसे बोलती है कि आगे क्या करें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो लगता है कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है। तो वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं,
फिलहाल के लिए तुम अपने पेरेंट्स के घर पर रुक जाओ और जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम मेरे साथ रहने के लिए आ सकती हो। ये बोलकर वो उसे जाने के लिए कहते हैं और जब तक वो अपने फ्लोर तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो उसे देखता ही रहता है। अगले दिन अब ऑफिस में शिंग शाओनिंग को अपने एक ड्रॉर में लेकर आती है और कहती है कि इसमें से एक ड्रेस चूज़ करने के लिए हमें एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। तुम्हारा ये पहली बार है कि तुम काम के लिए किसी क्लाइंट से मिल रही हो और ये ना एक बैटलफील्ड की तरह होता है। वो उसे फिर पहनने के लिए एक ड्रेस निकाल कर देती है। इधर हैंग अपने ऑफिस में होता है जो कि उन दोनों की फ़ोटो को अपने वॉलेट के अंदर रख लेता है और निंग को मैसेज करके बोलता है कि आज वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले, लेकिन वो मना कर देती है कि वो बिजी है। अब जब शिंग और शाओनिंग लिफ्ट के अंदर होते हैं तभी हैंग और डायरेक्टर याओ भी लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। डायरेक्टर याओ शिंग से पूछता है कि क्या वो लोग क्लाइंट के साथ डिनर के लिए जा रहे हैं, तो इस पर वो हाँ बोलती है और दोनों बात करने लग जाते हैं। तो इस बीच हैंग निंग को टेक्स्ट करके बोलता है कि क्या तुम इसीलिए मेरे साथ नहीं जा रही हो, तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि माइग्रेंट वर्कर को जो काम दिया जाता है वो करना पड़ता है। अब जब वो पार्किंग में खड़ी होती है तभी हैंग आकर उसे अपने ब्लेजर से कवर कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं शिंग से कह देता हूँ, लेकिन वो बोलती है कि नहीं ये मेरा काम है और वो कहाँ जा रही है बताती है। उसी वक्त शिंग कार लेकर वहाँ पर आ जाती है तो वो उसका कोट देखकर उसे फटाफट से भागकर चली जाती है। यहाँ से अब हम डिनर का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओनिंग जो वाइन पी रहे होते हैं उसके बारे में क्लाइंट को बताती है। ये देखकर वो बोलता है कि ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। पर निंग याद करती है कि कैसे वो इस क्लाइंट के बारे में सारी रिसर्च करके आई थी कि उसे वाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कार में शिंग को भी ये सब कुछ बता रही थी। तभी वो यहाँ पर किसी और क्लाइंट की बात करना शुरू कर देती है कि उन्होंने भी यहाँ से ही लोन लिया है। ये सुनते ही वो इंसान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तभी शिंग उसे शांत होने के लिए कहती है और उस क्लाइंट से बोलती है कि ये ना न्यू कमर है तो इसे पता नहीं है कि क्या बोलना है, आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में इसे नहीं पता। पर शाओनिंग याद करती है कि शिंग ने उसे कार में ये सब पढ़ने के लिए बोला था। फिर शिंग अपोलोजाइज करने के लिए उस क्लाइंट के सामने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है और बाद में हम इन दोनों को साथ में वॉशरूम में देखते हैं जहाँ बताती है कि मैं इस क्लाइंट से बहुत बार मिल चुकी हूँ लेकिन इसने अभी तक भी हमारी डील एक्सेप्ट नहीं करी है। अभी मुझे पता चला कि इसका जो छोटा भाई है वो इससे आगे निकल रहा है और उसने कुछ लोन लिया है। सोचो कि यही हमारे लिए ब्रेक थ्रू बन सकता है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसकी बात उसके सामने की। निंग उससे पूछती है कि क्या ये वाइन वगैरह पीने ये सब कुछ हमेशा होता है। इस पर वो कहती है कि इसके बाद इन सब की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ड्रेसअप करा के लेकर आई हूँ ताकि ऐसा लगे कि तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता और तुम कुछ भी बोल गई। पर शाओनिंग उससे बोलती है कि आपको मेरे लिए ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी ड्रिंक हैंडल कर सकती हूँ। वो कहती है कि अच्छा चलो फिर मैं देखती हूँ। इधर हैंग डायरेक्टर याओ के साथ टी पी रहा होता है जो कि उसके टीचर भी थे। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था तो वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर वो हंसकर हाँ बोल देता है और बोलता है कि जब कभी टाइम होगा तो मैं आपको उसे ज़रूर मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। जिस पर वो ओके बोलते हैं। थोड़ी देर बाद अब हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके शिंग को हक कर रही थी। वो बोलती है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी शिंग टैक्सी सर्च कर रही होती है लेकिन इस टाइम पर कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। उसी वक्त वहाँ पर हैंग अपनी कार लेकर आ जाता है। वो उन्हें देख कर रुकता है और कहता है कि मैं पास से ही गुजर रहा था इसीलिए मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अपने कार में बैठने के लिए बोलता है। शाओनिंग तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी इसीलिए वो पीछे सो जाती है और हैंग शिंग को बोलता है कि लगता है तुम्हारे बारे में जो भी र्यूमर्स है वो एकदम ट्रू है। इस पर शिंग बोलती है कि पता नहीं तुमने कौन से र्यूमर सुने हैं लेकिन मैं अपने कलीग्स को एक्सप्लॉइट नहीं करती हूँ, ये उसने खुद ही ड्रिंक की है। हैंग अब शिंग को ड्रॉप करने के बाद शाओनिंग को उसके घर पर लेकर आता है जहाँ गलती से उसके घर की चाबी उसकी कार में ही रह गई थी। वो अब दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, इसीलिए वो उसके पेरेंट्स को कॉल लगाता है जो बताते हैं कि वो तो उसके कज़न के घर में गए हुए हैं, इसीलिए वो शाओनिंग को अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी शादी हो गई है और वो उसका लगेज बाद में भिजवा देंगे। जिस पर वो ओके बोलकर उसे अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर शाओनिंग नशे की हालत में उसे वॉल की तरफ पेन करके उसे स्मेल करने लग जाती है। पर वो बेचारा उसे किसी तरीके से काउच पर लेटा देता है। फिर वो ब्लैंकेट लेकर आता है उसे डालने के लिए, पर निंग उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी आंखें, नोज़ और लिप्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर तुम्हारा ये चेहरा नहीं होता ना तो मैं इतनी जल्दी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलती। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर वो बेचारा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि अगली बार अगर तुमने मुझे ऐसे प्रोवोक किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो अपने रूम के अंदर जाता है तभी उसे किसी का मैसेज आता है कि तुम्हारी मॉम के लिए नई मेडिसिन आई है, वो काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा। अगली सुबह हैंग शाओनिंग के रूम में जाता है जहाँ देखता है कि वो अभी तक सो रही है और उसे अपने घर में देखकर बोलता है कि क्या ये सब सच है। पर फिर वो पानी का ग्लास उसके साइड में रखकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब शाओनिंग की आँख खुलती है
तो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए थे और रूम के साइड में उसका लगेज रखा हुआ था। वो सोचने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। अब वो जैसे ही नीचे आती है तो टेबल पर ब्रेकफास्ट के साथ एक नोट रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि तुमने अपने कपड़े रात के अंदर खुद चेंज किए हैं। साथ ही ये भी बोलता है कि ये मेरा घर है लेकिन अब से ये हमारा घर हो गया, जिसे पढ़कर वो खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काई के साथ काम करने की वजह से एक पर्सन को वहाँ से निकाल दिया गया होता है। जो चीज़ शाओनिंग जाते हुए देखती है तभी एम्प्लॉय उसे बताते हैं कि क्या हुआ। निक जब अपने ऑफिस के कॉरिडोर में जाती है तभी वहाँ पर नान से मिल जाती है जो कि उसकी पहले की कलीग थी, जहाँ पर दोनों इतने टाइम बाद मिलने पर काफ़ी खुश होते हैं। ये लोग अब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं जहाँ पर इन्हें हैंक भी मिल जाता है और लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन जब मील लेने के बाद पेमेंट की बारी आती है तो हैंक को याद आता है कि वो तो अपना मील कार्ड ही भूल गया है, तो शाओनिंग उसकी जगह पर पे कर देती है। अब जब हैंक खाना खा रहा था तब शाओनिंग की फ्रेंड भी उनके साथ ही टेबल पर आकर बैठ जाती है। हैंक का फ्रेंड यहाँ पर नोटिस करता है कि उसकी नेक पर एक स्क्रैच है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया है। इस पर वो कहता है कि नहीं, ये घर की बिल्ली ने किया है, जो सुनकर शाओनिंग भी स्माइल करने लग जाती है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि हैंक पहले ही शाओनिंग के पेरेंट्स से मिला था और उन्हें अपने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाए थे। उन्हें बताया था कि वो दोनों एक दूसरे के क्लासमेट्स थे और एक अम्ब्रेला निकाल के दिखाता है कि ये उसने मुझे दिया था मेरे हार्ड टाइम में। शाओनिंग की मॉम इसे देखकर कहती है कि तुम अभी तक उसे भूली नहीं हो और क्या तुमने इस बारे में निंग को बताया कि तुम उसे पसंद करते हो। पर वो कहता है कि वो अभी सोच रहा है, लेकिन मैंने उसे सिर्फ मैरिज की बात की और कुछ भी नहीं बताया। तो मॉम कहती है कि ये डिसीजन निंग लेगी, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी डॉक्यूमेंट्स देकर बोलती है कि हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। यानी कि हैंक तो शाओनिंग को काफ़ी पहले से ही पसंद करता था, लेकिन ये चीज़ वो उसे कब बताता है ये हमें आगे को मिलेगा। शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों ही ऑफिस के बाद शॉपिंग करने के लिए जाते हैं अपने बेसिक सामान लेने के लिए, जिसे ऐसे देखकर शाओनिंग बोलती है कि यूहेंग की प्रोफेशनल साइड के अलावा एक ह्यूमन साइड भी है। घर जाकर अभी लोग शाओनिंग का सारा सामान एडजस्ट करते हैं और उसके हिसाब से डेकोरेशन भी चेंज कर लेते हैं। अब जब अगले दिन ये दोनों साथ में कंपनी में जा रहे होते हैं तो शाओनिंग उसे ऑफिस से पहले ही कार रोकने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं अभी लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहती। जब हुयंग इसका रीज़न पूछता है तो कहती है कि हम लोग इतनी जल्दी एक साथ आए हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। साथ ही बोलती है कि उसे एक अच्छा दिन मिला है जिसमें वो दोनों सर्टिफिकेट लेने के लिए जा सकते हैं। तो बोलता है कि ठीक है, उस दिन सर्टिफिकेट लेने के लिए चलेंगे, और अब दोनों अलग अलग ऑफिस में पहुंचते हैं। शाओनिंग सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन वो लोग उसे शांत होने के लिए कहते हैं। सभी वहाँ पर एंट्रेंस पर होते हैं और ऐसा माहौल देखकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग यह डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए कौन है, क्योंकि जाओ और शेंग दोनों को ये कंसिडर नहीं किया गया है और वो दोनों ही सामने खड़े हुए थे। वो सोच रही थी कि आखिर इन दोनों से भी ज़्यादा कैपेबल कौन हो सकता है। तब ये कलीग बोलती है कि कहीं यीशिंग तो नहीं है सेकंड डिपार्टमेंट से। यीशिंग भी अब वहाँ पर सभी लोगों के लिए फ्रूट्स देने के लिए आता है, जो देखकर जाओ और शेंग दोनों उसे बोलते हैं कि आज वो इतना खुश होकर यहाँ पर क्यों आया है। जाओ बोलता है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 डिपार्टमेंट है ना, तो यहाँ की सीट तो नहीं लेने के लिए आए तुम। अब वो फ्रूट्स खाते हुए उन्हें बोलता है कि तुम लोग यार सच में कितना ज़्यादा काम करते हो, एक बार भी नहीं हारे, लेकिन तुम्हारे कलीग्स का तो सोचो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डिपार्टमेंट्स मर्ज कर दें। लेकिन तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं जो कि यूहेंग के टीचर थे। वो यूशिंग से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अब हमें यंगस्टर्स को भी चांस देना चाहिए। तो यूशिंग बोलता है कि भला मेरे से कैपेबल और कौन हो सकता है। तभी प्रेसिडेंट वहाँ पर यूहेंग को बुलाता है, जिसे देखकर शाओनिंग पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। वो किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती है, जहाँ पर शेंग उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी कलीग्स जाओ के पास आकर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे ये नया लड़का आकर ये सीट ले रहा है, ये पोस्ट तो तुम डिजर्व करते हो ना, हम भला इसे हेड कैसे मान ले, हमें ना कुछ करना चाहिए। तो जाओ कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या कैसे प्रेसिडेंट उसे बैकअप कर रहे हैं, वैसे वो हैंडसम तो बहुत है, जिस पर उसके कलीग्स भी हाँ बोलते हैं। तभी उनमें से एक शाओनिंग से इसके बारे में पूछता है तो वो शॉक हो जाती है, लेकिन शेंग उन सभी को ऐसे गॉसिप करने के बजाय काम पर फोकस करने के लिए कहती है और सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। अब शाओनिंग हैंग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो जब उसे देखता है तो रिप्लाई देने ही वाला होता है, उसी वक्त उसे याओ का कॉल आ जाता है। वो बोलता है कि उन्हें किसी सुपरविजन के लिए जाना है, बस तुम ही मिसिंग हो। तो हैंग कहता है कि मैं बस अभी आ रहा हूँ। अब निंग उसका वेट कर रही होती है, तभी उसे मैसेज आता है कि मैं बिजी हूँ तो अभी नहीं मिल सकता। तो शाओनिंग बोलती है कि अभी तो तुम हेड बने भी नहीं और बिजी हो गए, फिर काम पर लग जाती है। फिर जब वो शेंग और अपने कलीग्स के साथ लंच कर रही थी तो किसी और डिपार्टमेंट की लड़कियों की बातें सुनती है,
जो कि उनकी साइड में ही होती है। वो यूएंग की बातें कर रहे थे कि वो डिपार्टमेंट कितना खुशकिस्मत वाला है ना, कि उन्हें काम करते हुए इतना हैंडसम चेहरा देखने को मिलेगा। दूसरी लड़की बोलती है कि लगता है वो अभी तक सिंगल है। अब उनका खाना हो गया था, इसीलिए वो उठकर चली जाती है, जिन्हें देखकर शिंग बोलती है कि ऐसे कभी प्यार में मत पड़ना, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी लड़की के पीछे भागना चाहिए, वो भी ऑफिस रोमांस में। तुम लोगों को ना उस लोगों को एग्जाम्पल याद रखना चाहिए कि लास्ट में उसे ऑफिस रोमांस की वजह से जॉब छोड़ना पड़ गया था। जो सुनकर बेचारी निंग इस बात के बारे में सोचने लग जाती है। अब जब यूएंग का काम खत्म होता है तो शाओनिंग को मैसेज करता है कि हम साथ में घर वापस चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा और तुम्हें जो बात करनी थी हम रास्ते में कर लेंगे। पर वो बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। अब शाओनिंग ऑफिस के बाद अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाती है वेजिटेबल वगैरह खरीदने के लिए। उसकी मॉम उसे बता रही होती है कैसी सब्जियां खरीदते हैं, जिस बीच डैड उन्हें टीज करते हैं और कहते हैं कि यूएंग को तो ऑलरेडी खाना बनाना आता है ना, तो निंग को सिखाने की भला क्या ज़रूरत है, वो उसके लिए बनाएगा ना। इस पर मॉम कहती है कि अभी उसकी शादी हो गई है तो उसे भी खाना बनाना आना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तभी शाओनिंग उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता कि यूएंग को खाना बनाना आता है। इस पर डैड कहते हैं कि आजकल मोस्टली लड़कों को खाना बनाना आता है ना, इसलिए मुझे लगा। जिस चीज़ पर मॉम भी हाँ बोलती है। अब जैसे ये लोग घर के अंदर आते हैं तो इन्हें खाने की स्मेल आती है और यूएंग इनके किचन से बाहर निकलता है, जो कि टेबल पर खाना लगा रहा था। वो इन लोगों को बैठने के लिए कहता है। शाओनिंग तो उसे यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है और उससे बात करने के लिए किचन में जाती है, जिन्हें ऐसे देखकर मॉम कहती है कि पक्का इनके बीच में कुछ तो हुआ है। डैड कहते हैं कि छोटा सा झगड़ा होगा ना, उन्हें खुद से हैंडल करने दो। इधर निंग यूएंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम अपने पेरेंट्स के पास जा रही हो, तो मैं यहाँ पर आ गया। शाओनिंग बोलती है कि तो मेरे पेरेंट्स हैं ना, तो यंग बोलता है कि अभी मेरे भी पेरेंट्स हुए और पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी, पर वो कहती है कि अब ये पेरेंट्स हैं, हम बाद में बात करेंगे। अब जब ये लोग साथ में डिनर कर रहे थे तभी यूएंग उसे खाने के लिए फ़िश सर्व करता है, लेकिन वो बोलती है कि वो फ़िश नहीं खाती क्योंकि उसके अंदर कांटे होते हैं। हैंग अब उसे मैसेज करके पूछता है कि आखिर क्या बात है, पर वो उसे अभी के लिए खाने पर फोकस करने के लिए कहती है, जिन्हें ऐसे देखकर मॉम बोलती है कि बहुत हो गया, अभी बताओ कि क्या बात है। अभी हैंग उन्हें बताने वाला होता है कि उसे एक दूसरे जॉब का ऑफर आया है, उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, पर शाओनिंग इस बात को रोकने के लिए अपने डैड से बोलने लग जाती है कि वो जो पड़ोस वाले अंकल हैं ना आपको बुला रहे थे, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। डैड समझ जाते हैं कि वो लोग अकेले में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो मॉम को भी अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर यहाँ से चले जाते हैं। पर दरवाजे के बाहर दोनों कान लगाकर सुन रहे थे कि आखिर क्या बात हो रही है। इधर शाओनिंग बोलती है कि तुम अभी ये क्या बताने के लिए जा रहे थे, तो वो कहता है कि उन्हें सच बता रहा था। तो बोलती है कि उन्हें ये बता रहे थे कि तुम मेरे बॉस बनने वाले हो और तुम्हारा ऑफिस रोमांस के बारे में क्या ख्याल है, पर मैं नहीं चाहती कि मैं हर टाइम डर में रहूं कि कहीं हमारे रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता तो नहीं चल गया, क्योंकि तुम्हें तो सपोर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट है, लेकिन मेरी तो जॉब भी परमानेंट नहीं है। अगर इस सब की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी तो हम इस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। यूएंग बोलता है कि तुम्हें इस सब की चिंता हो रही है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा रिलेशनशिप नहीं टिकेगा, तुम अभी इसे तोड़ना चाहती हो, आखिर तुमने इसे समझ कर क्या रखा है। इस पर शाओनिंग बोलती है कि हम लोग अटैच नहीं हुए ना अभी एक दूसरे से, तो आराम से इसे तोड़ सकते हैं, पर यूएंग उसकी बात नहीं मानता। जिस बीच बातों ही बातों में वो अचानक से फिश खा लेती है और उसके गले में एक बोन अटक जाती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। ये देखकर पेरेंट्स भी अंदर आ जाते हैं, पर यूएंग उन लोगों को डिनर करने के लिए बोलकर शाओनिंग को हॉस्पिटल में लेकर जाता है उसकी बोन निकलवाने के लिए। दूसरे रूम के अंदर एक पेशेंट काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिस वजह से शाओनिंग को काफ़ी डर लग रहा था, जिसे ऐसे देखकर बेचारा यूएंग भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसका बोन निकल जाता है तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था और उसे ऐसे केयर करता हुआ देखकर नर्स शाओनिंग से बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड लगता है तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करता है, जिस बात पर दोनों सर हिलाते हैं। अब जैसे ही दोनों कार के अंदर जाते हैं तो यूएंग उसे बताता है कि उसे प्रेसिडेंट ने ये पोस्ट कुछ रीज़न की वजह से दी है और याद करता है जब प्रेसिडेंट ने उसे कहा था कि इस डिपार्टमेंट में जो शिंग और जाओ है वो दोनों ही हर टाइम फाइट में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें से किसी एक को ये पोस्ट नहीं दे सकते और ये शिंग कब से दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना चाहता है, जो कि नहीं हो सकता। यूएंग पूछता है कि क्यों नहीं हो सकता, तो बताते हैं कि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम्हें बस 1 साल वहाँ पर रहकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद तुम अपने डिपार्टमेंट में वापस आ जाना। तो बोलता है कि मैं इसके बारे में सोच कर बताऊँगा। यूएंग अब शाओनिंग से बोलता है कि मैं इस काम को 2 रीज़न की वजह से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। पहला कि मैं अब्रॉड पढ़ना इसी रीज़न की वजह से जा पाया क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा
सपोर्ट किया था और मेरे लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। शाओनिंग अब उससे दूसरा रीज़न पूछती है तो वह हेजिटेट होकर बताता है कि मेरी मॉम के लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी कंडीशन की वजह से कुछ नए एक्सपेंसिव मेडिसिन उन्हें देने होंगे, जिस चीज़ के लिए उसे पैसे चाहिए थे। और अगर मैंने वहाँ पर सिचुएशन अच्छे से हैंडल करी तो इसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा। जो सुनकर निक बोलती है कि वैसे तो ये दोनों ही रीज़न रीज़नेबल है, बट मैं अब टाइम लेकर इस बात के बारे में सोचना चाहती हूँ, और कहती है कि तुम भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो। यूएंग ओके बोलते हैं और उसे ज़्यादा टाइम तक इस बारे में सोचने से मना करता है। रात के वक्त अब जब वो अपने स्टडी रूम में होता है तो प्रेसिडेंट से बात कर रहा था कि वो अपने कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में अच्छा है, वो कहीं और ट्रांसफ़र नहीं चाहता और अपने मॉम की मेडिसिन के पैसों के लिए मैं कुछ और काम देख लूँगा। जो चीज़ शाओनिंग सुन लेती है और अपने रूम में जाकर इसके बारे में सोचती है कि उसके रीज़न सारे वैलिड हैं, वो सिर्फ मेरी वजह से एक अच्छा मौका गवा दे ये ठीक नहीं है। अगले दिन वो उसे जाकर बताती है कि तुम्हें मेरी वजह से इस ऑफ़र को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं 27 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी भी एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाई हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। लेकिन रात भर इस सब के बारे में सोचने के बाद मैंने प्लान किया कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं 1 साल का, जिसमें हम दोनों अपने लिए गोल सेट करेंगे, और अगर किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो जो गोल पूरा नहीं कर पाया वो वहाँ से चला जाएगा। यूएंग बोलता है कि हमारी जो मैरिज है वो हम इस कंडीशन के बाद ही ऑफिशियली करेंगे। जिस चीज़ पर दोनों एग्री करते हैं और एक एग्रीमेंट पेपर दोनों अपने गोल्स लिखते हैं। निक बोलती है कि वो एक रेगुलर एम्प्लॉय बनकर दिखाएगी और 10 मिलियन का डिपॉजिट लेकर आएगी। यूएंग बोलता है कि वो डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डबल करेगा। निक बोलती है कि क्या ये पॉसिबल है, तो यूएंग कहता है कि मैं हूँ ना। तो शाओनिंग बोलती है कि फिर फेयर रहने के लिए मैं भी 50 मिलियन डिपॉजिट कराऊंगी, और अपने अपने एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। अगले दिन अब जब ये लोग ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो गलती से एक दूसरे के आईडी कार्ड लेकर चले जाते हैं। ऑफिस में जब प्रेसिडेंट सभी लोगों को यूएंग से मिलवा रहा था तो सभी लोग पोलाइट बिहेव करते हैं, लेकिन उनके जाते ही कोई भी यूएंग को ढंग से रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। जिस भी शाओनिंग का ध्यान अपने आईडी कार्ड पर जाता है तो उस पर यूएंग की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर वो उसे एकदम से छुपा लेती है। यूएंग अब सभी लोगों से फेमिलियर होने के लिए सबसे पहले खुद को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करता है और उन लोगों को भी एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। साथ ही सभी को अच्छे से काम करने के लिए बोलता है। अब जब वो अपने ऑफिस में आकर सभी की प्रोफाइल देख रहा था तभी वो वहाँ से शाओनिंग को देखने लग जाता है। उस वक्त शाओनिंग भी उसे ही देख रही थी, जो उसे अपना कार्ड दिखाती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनके कार्ड एक्सचेंज हो गए हैं। फिर जब शाओनिंग और लिंग साथ में लंच कर रहे होते हैं जहाँ पर दोनों ही हैंग की बातें कर रहे थे, उसी वक्त वो वहाँ पर आ जाता है और बातों ही बातों में सीक्रेटली टेबल के नीचे से अपना कार्ड उससे एक्सचेंज कर लेता है। बाद में फिर वो सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है जहाँ पर सिर्फ शिंग की टीम आई हुई थी, तो यूएंग जाओ की टीम को भी उनका वेट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद अब जाओ और उसके साथी भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। यूएंग बोलता है कि हो गया ना सब कुछ, जिस पर वो हाँ बोलते हैं। तो यूएंग उठकर मीटिंग खत्म हो गई ये बोलकर रूम से बाहर चला जाता है, जिसे ऐसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। लेकिन फिर वो वापस आकर बोलता है कि हम लोग एक वीचैट ग्रुप बनाएंगे जिसमें मीटिंग का टाइम और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे अगली बार कोई भी लेट नहीं आएगा। ये बोलकर चला जाता है। जाओ अब जब अपने डेस्क पर आता है तो बोलता है कि लोग इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देखो तो कितना एटीट्यूड दिखाकर हमसे बात कर रहे हैं। फिर जब रात में शाओनिंग और हैंग साथ में खाना खाते हैं, जहाँ शाओनिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा काम ठीक से स्टार्ट हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर वो बोलता है कि एम्प्लॉयज़ की बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम में। अब जब वो बर्तन धोने के लिए जा रहा था तो वो उसे रोक देती है और बोलती है कि आपसे हम लोग काम डिवाइड कर लेंगे, तुमने खाना बनाया तो मैं बर्तन धो दूंगी, जिस चीज़ पर वो ओके बोलता है। अब जब वो खड़े होकर डिशेज वॉश कर रही थी तभी उसके एंकल में दर्द हो रहा था। जहाँ हैंग के पूछने पर वो बताती है कि उसके नए शूज़ थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर हैंग उसके शूज़ लेता है और उनमें एक कंफर्टेबल क्लॉथ वगैरह लगा देता है ताकि आगे से उसके पैर में उन्हें पहनने से प्रॉब्लम ना हो। इधर शाओनिंग ऊपर वाले ड्रॉअर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी ऊंचा होता है, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। ये देखकर यूएंग पीछे से आकर उसे निकाल देता है। अब जैसे ही शाओनिंग टर्न होती है तभी एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है, जिस वजह से दोनों थोड़ा सा शाय होते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन शाओनिंग और लिंग दोनों ही बाहर मिलते और बात कर रहे थे। लिंगो से बताती है कि रात को क्या हुआ, तो लिंगो से पूछते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, पर वो बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ, हम अपने रूम में जाकर सो गए। जिस पर लिंग कहती है कि तुम दोनों एक साथ हो, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम है।
पर शाओनिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी वक्त शाओनिंग को मैसेज आ जाता है कि उनकी अभी मीटिंग है, इसीलिए शाओनिंग उसे बाय बोलकर जाने लगती है। लिंग बोलती है कि ये शूज़ तो तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहे थे ना। वो बोलती है कि अभी तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है इन्हें पहनकर, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि युएंग ने इन्हें ठीक कर दिया है। इधर युएंग सभी एम्प्लॉयज़ से रिपोर्ट लेता है कि वो इस मंथ कितना रेवेन्यू का गोल रखते हैं और वो किसको टारगेट कर रहे हैं। हर कोई उन्हें बता रहा होता है। फिर वो आखिर में जाओ से पूछता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, सिर्फ 4 ही एंटरप्राइजेस को हैंडल कर रहे हो। इस पर वो हाँ कहता है। तो युएंग कहता है कि ये नहीं चलेगा, अब से हर एक मंथ एक एंटरप्राइज ऐड करो, जिसकी इस बात पर उसे हाँ बोलना पड़ता है। लिंग भी उसे अपना गोल अब बता रही होती है। तो वो उसे बोलता है कि अगर तुमने ये गोल पूरा नहीं किया तो तुम्हें 6 महीने में रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो सुनकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन फिर ओके बोलती है, क्योंकि उसी ने घर पर युएंग को ऑफिस में उसे फेयरली ट्रीट करने के लिए बोला था। यहाँ से फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि रिसेप्शन में होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि थोड़ा टेंस लग रहा था। वो उसे कहता है कि यहाँ पर बैंक में उसका एक फ्रेंड काम करता है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। पर उसे मना करती है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। उसे वहीं पर वेट करने के लिए बोलती है। अब जैसे ही वो पर्सन एक एम्प्लॉय को अंदर जाते हुए देखता है तो वो भी सभी लोगों को धक्का देकर भागकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और लिंग सिक्योरिटी को उसका पीछा करने के लिए बोलती है। वो पर्सन अब यहाँ से सीधा लिंग के डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो 2 एम्प्लॉयज़ से बोलता है कि ये लोन वाली जगह है ना, मुझे उस बारे में बात करनी है। लेकिन वो एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि वो तो यहाँ पर नहीं होता, आप नीचे जाकर बात कीजिए। ये सुनकर वो आदमी चाकू निकाल लेता है और कहता है कि वो लोन मैंने नहीं लिया। उसी वक्त शाओनिंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इतने सालों से कस्टमर्स को हैंडल करते हुए आ रही थी। वो पर्सन यहाँ पर उसे बताता है कि मेरे ब्लाइंड डेट वाले कंपनी ने कहा था कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम लोगों ने भी मुझे ये लोन दे दिया और वो लड़की मेरे पैसे लेकर भाग गई और अभी ये लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं भला कहाँ से पैसे लेकर आऊँ। युएंग भी इधर की तरफ ही आ रहा था, जो चीज़ वो पीछे से देख लेता है। वो शिंग को सिक्योरिटी को बुलाने के लिए बोलता है और शाओनिंग की तरफ इशारा करता है। शाओनिंग अब उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि वो नाइफ नीचे रख दे। वो उसे डिटेल वगैरह पूछने लग जाती है ताकि वो उसका लोन कैंसिल करवा सके। जिस बीच युएंग पीछे से आकर उसे नाइफ छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ले पाता, जो देखकर उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अब नाइफ लेकर शाओनिंग की तरफ उसे मारने के लिए जा रहा था, लेकिन युएंग बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर एक काफ़ी बड़ा कट लग जाता है, जो देखकर वो पर्सन खुद भी काफ़ी घबरा जाता है। उसी वक्त सिक्योरिटी भी आकर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले सीन में शाओनिंग, जाओ और शिंग सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जहाँ अंदर डॉक्टर युएंग को ट्रीट कर रहे थे। जाओ शाओनिंग से बोलता है कि तुम्हें ऐसे अकेले उस कस्टमर को हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर मैं वहाँ पर होता तो उसे आराम से हैंडल कर लेता। जिसकी इस बात पर शाओनिंग और शिंग दोनों ही यकीन नहीं करते। तभी डॉक्टर बाहर आता है और उन्हें बताता है कि कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिस सबके बीच में शाओनिंग चुपके से अंदर आ जाती है। वो युएंग के पास आकर बैठ जाती है और उसे पूछती है कि वो अभी कैसा है, तो बताता है कि ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम मेरी चिंता मत करो। और उसे बोलता है कि तुम भला अकेले कैसे उस आदमी को हैंडल करने लग गई थी। तो वो कहती है कि मैं पहले लेबर डिपार्टमेंट में काम करती थी, ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, तो बस मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी। पर वो उसे बोलता है कि अगली बार ऐसा कभी मत करना, जिस पर वो ओके बोलती है। उसी वक्त अंदर के दोनों भी आ जाते हैं, पर शाओनिंग को नहीं देख पाते क्योंकि उसके आगे कर्टेन लगा हुआ था। अब जैसे ये लोग कर्टेन खोलने वाले थे, तभी युएंग उठकर खड़ा हो जाता है। जाओ से पूछता है कि शाओनिंग कहाँ पर है। तो शिंग यहाँ पर उसे फ़ोन लगाने लग जाती है, पर वो अपना फ़ोन साइलेंट कर लेती है। अब जब वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी तो वो लोग सोचते हैं कि शायद वो ना बाहर चली गई होगी। शिंग बोलती है कि यहाँ पर हैंग को थोड़ा सा और टाइम रुकना पड़ेगा। तो वो कहता है कि जाओ मेरे साथ रुक जाएगा, तुम चली जाओ। तो वो ओके बोलकर चली जाती है। इन लोगों के जाने के बाद शाओनिंग अब बाहर आती है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई थी, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड लो सीजिंग, जो कि उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, वो उसे देख लेता है। जैसे ही वो उसके पास जाने वाला था, तभी शिंग कार लेकर आ जाती है और शाओनिंग उसमें बैठकर चली जाती है। चार शिंग उसे समझा रही थी कि अगली बार से ऐसा कुछ मत करना, ये ठीक नहीं है। हैंग तुम्हें बचाने के लिए आया, जिस वजह से उसे चोट लग गई, और अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा कौन लेता। जिसकी इस बात पर निंग हाँ बोलती है और पूछती है कि ब्लाइंड डेट लोन का क्या सीन है। तो शिंग बताती है कि ये लोन जो जियांग है उसने स्टार्ट किया था, जिसे ब्लाइंड डेट करने वाले 2 लोग मिलकर लोन ले सकते हैं। निंग कहती है कि अभी तो वो नहीं है ना यहाँ पर। तो शिंग बोलती है कि पर वो लोन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा।
दूसरी तरफ जाओ हैंग के साथ में होता है, जहाँ पर हैंग भी उसे इस केस के बारे में बात करता है और बोलता है कि तुम भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे ना। इस पर जाओ बोलता है कि मेरे तो सिर्फ थोड़े बहुत ही काम थे, वो मैंने किए थे, तुम मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। यूएंग कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो इसे सॉल्व करो। जो सुनकर पहले तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर ये चीज़ सॉल्व करने के लिए वो यहाँ से निकल जाता है। जब बाहर उसे सिजन दिखता है तो वो उसे बोलता है कि मेरी फ्रेंड की आईबी ड्रिप खत्म हो गई है, तो उस पर ध्यान रखना। अब जैसे सिजन देखता है कि अंदर कौन है तो वहाँ पर यूहोंग था। जाओ अब जब कार में होता है तो वो शिंग को कॉल करता है, उसे कहता है कि अगर तुम ऑफिस में हो तो मेरे डेस्क पर एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, उसे सेंड कर दो। शिंग कहती है कि मैंने एक डॉग पाला है जिसे डायरिया हुआ है और उसका मसला मुझे क्लियर करने के लिए जाना है, ये बोलकर फ़ोन रख देती है। अब जाओ बोलता है कि कहीं ये लोन वाली प्रॉब्लम के लिए तो कुछ करने नहीं जा रही है ना, अगर ऐसा होगा तो उसे ज़्यादा मेरिट मिलेगा। अब जल्दी से ड्राइव करने लग जाता है। इधर शाओनिंग भी शिंग से पूछती है कि क्या हम कंपनी में नहीं जा रहे, तो बताती है कि इतनी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। जैसे ही कार पार्क कर रही होती है तो कार के ट्रंक में से वो स्नीकर और जैकेट वगैरह निकाल कर पहन लेती है। जहाँ उसकी कार में इतने सारे कपड़े देखकर शाओनिंग तो शौक हो जाती है। शिंग अब यहाँ पर उसे अपने साथ में अच्छे से एक्टिंग करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जाओ भी आता है, अपनी वॉच निकाल कर उसे पॉकेट में रख देता है और ये दोनों ही वहाँ उस ब्लाइंड डेट वाली बिल्डिंग के सामने मिलते हैं। वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ होती है वो इन्हें क्लाइंट समझ कर इनके पास आ जाती है। उनमें से एक शाओनिंग को पहचान लेती है और कहती है कि आप तो कुछ दिनों से आई नहीं हो, आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान मिल गया है। वो अब यहाँ पर यूहेंग का नाम बोलने ही वाली थी, पर तभी शाओनिंग उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे तुमसे ना कुछ काम था। फिर वो उस साइड में लेकर चली जाती है। ये दोनों भी अब अलग अलग एम्प्लॉय से इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं। इस बीच एक एम्प्लॉय शाओनिंग को अपने बोर्ड की तरफ लेकर जाती है, जहाँ पर उसका और यूएंग का साथ में फोटो लगा हुआ था, जिसे देखकर वो फोटोज निकाल कर अपने पास रख लेती है ताकि जाओ या फिर शिंग उन्हें देख ना ले। अब जब वो बैठी होती है तभी एम्प्लॉय वहाँ पर आती है और बताती है कि हमने ना आपके लिए कुछ लोगों को ढूंढा है। उसी वक्त शिंग भी वहाँ पर आती है और एकदम से अलग बिहेव करने लग जाती है। वो निंग को सिस्टर कहकर बुलाती है कि मैं भी ना अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही हूँ। जिस बीच वो यहाँ पर उनसे लोन की इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेती है, जो सारी चीज़ें वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। एम्प्लॉय बताती है कि उनकी ओनर और उस रियो कंपनी के जो जियांग है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शिंग काफ़ी अच्छे तरीके से एक्ट करती है, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। दूसरी तरफ जाओ भी ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट था उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। ये काम होने के बाद दोनों फिर से बाहर मिलते हैं, जहाँ पर जाओ कहता है कि तुम कोई मौका नहीं छोड़ती ना, अभी भी मेरे ऊपर ट्रैम्पल करके ऊपर चढ़ना चाहती हो। तो अपना जैकेट निकाल कर बोलते हैं कि तुमने चांस दिया तो मैंने ले लिया ना, और आगे मैं चांस दूँ तो तुम ले लेना। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आता है तो शिंग उसे हक कर लेती है और इनसे कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ डेट के लिए, जिसे देखकर जाओ बोलता है कि ऐसी विशियस लड़की का भी बॉयफ्रेंड हो सकता है क्या। इधर यूहेंग प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ये दोनों भी इस लोन केस के बारे में बात कर रहे थे। वो उसे कहता है कि क्या ये जाओ भी इसके अंदर मिला हुआ है, पर यूहेंग कहता है कि वो लेजी ज़रूर है लेकिन अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, और चाहे वो मुझे फॉलो करे या फिर ना करे, लेकिन अभी मैं उसे ये सॉल्व करने के लिए दे दिया है तो वो इसे सॉल्व कर लेगा। मुझे भी उसका काम देखने के बाद पता चल जाएगा कि वो कैसा इंसान है। इधर शाओनिंग घर पर आकर यूहेंग को आवाज़ लगाती है तो वो भी उसे आवाज़ लगाकर अंदर बुलाता है और उसे अपने कपड़े निकालने में हेल्प मांग रहा था, जहाँ पर शाओनिंग उसे बताती है कि कैसे उस ब्लाइंड डेट वाली जगह पर गई थी और वहाँ पर उन दोनों का फोटो लगा हुआ था जिसे उसने निकाल लिया। यूहेंग उसे बोलता है कि आज रात ना हम लोग बात करेंगे। ये सुनकर उसे कल की बात याद आ जाती है कि कैसे उनका एक्सीडेंटली केस हो गया था, और बोलती है कि मुझे ना मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, ये बोलकर चली जाती है। जिस पर यूहेंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं तो घर की ड्यूटीज डिफाइन करने की बात कर रहा था, लेकिन शाओनिंग कुछ और समझकर वहाँ से चली गई होती है। अब जब शाओनिंग लिंग के साथ जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रही थी तभी लिंग बोलती है कि यूहेंग तुम्हें बचाने के लिए खुद बीच में आ गया, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी तरह तुम्हें सिर्फ अपना रूममेट समझता है? शाओनिंग बोलती है कि फिलहाल हमारे बीच में कुछ नहीं है और शायद अगर उसकी जगह पर कोई और भी होता तब भी वो ऐसे ही हेल्प करता। लिंग अब उसे बताती है कि तुम्हारे एक्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था ये पूछने के लिए कि तुम्हारे और यूहेंग के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। शाओनिंग कहती है कि अच्छा किया। अब जब निंग घर जा रही होती है तभी वो बीच में यूहेंग को देखती है, जहाँ उसके पूछने पर यूहेंग बताता है कि लेट हो गया था इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। अब दोनों ही साथ में घर जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उससे पूछती है कि आज अगर मेरी जगह पर वहाँ पर कोई होता तो क्या तुम उसके लिए भी यही करते। इस पर यूहेंग कहता है कि दूसरों के लिए मैं सिर्फ बॉस हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हस्बैंड बनने वाला हूँ तो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ।
जो सुनकर शाओनिंग अब घर पहुंचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि अगर कोई पर्सन अपने बारे में सोचे बिना तुम्हारी हेल्प करे तो ये बहुत ही अच्छा है, जिसकी ये पोस्ट युएंग भी देखकर खुश हो रहा था। शुरुआत में जाओ और शेंग दोनों ही किसी इंसान को देख रहे होते हैं जो कि एक ब्लैक सूट में डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा हुआ था। जाओ कहता है कि क्या ये न्यू एम्प्लॉय है, तो शेंग बोलती है कि पता नहीं, लेकिन ये हैंडसम तो है और बिल्कुल ना मेरे टाइप का लग रहा है। अब जैसे वो पर्सन देखता है कि ये दोनों उसी की तरफ देख रहे हैं तो वो उन्हें नोट करता है। जशिंग उसे हाई करते हुए स्माइल पास करती है और उसे ऐसे देखकर जाओ तो बेचारा शॉक ही हो जाता है। कहता है कि ये कुछ खास नहीं है, पर वो कहती है कि ये काफ़ी अच्छा है ऐसे इंसान से जो कि किसी का भी अटेंशन ग्रास्प नहीं कर पाते। और यहाँ वो इनडायरेक्टली उसी के लिए बोल रही थी। तो जाओ बोलता है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ सिंगल होकर। तभी वहाँ पर शाओनिंग आ जाती है जहाँ वो इस पर्सन को शियो कहकर बुलाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो उसे पूछते कि तुम वापस आ गए, इस पर वो हाँ बोलता है। उसी वक्त युएंग आकर शियो से मिलता है जहाँ पर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट ने दिए हैं, जो सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और युएंग उसे अंदर लेकर चला जाता है बात करने के लिए। निंग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, पर बोलता है कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ। अब इन दोनों को बाद में स्टेयर्स में बात करता हुआ देखते हैं कि तुम वापस आ गए और तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। तभी वहाँ पर जाओ और उसके साथ ही आ जाते हैं जो कि इन दोनों को यहाँ पर देखते हैं। जाओ कहता है कि क्या तुम दोनों कपल हो, दोनों ही मना करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अरे तुम काफ़ी बोल्ड हो जो कि ऑफिस रोमांस में इन्वॉल्व हो। युएंग भी भारी था जो कि ये बात सुन लेता है। शाओनिंग भी उसे देख लेती है। अब थोड़ी देर बाद ये तीनों ऑफिस में आते हैं जहाँ पर युएंग उनसे बोलता है कि लंच ब्रेक खत्म हुए 1 घंटा हो गया है, तुम लोग कहाँ थे। तो जाओ कहता है कि हम लोग वॉशरूम में थे। युएंग कहता है कि 1 घंटे से वो भी तीनों। वो उनमें से एक पर पॉइंट करके बोलता है कि तुम्हारा क्लाइंट आया था जिसे मैंने हैंडल किया, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पर वो हाँ बोलता है। फिर वो दूसरे से बोलता है कि तुम हर दिन कंपनी के अंदर लेट आते हो, कंपनी के रूल्स के हिसाब से अगर तुम लेट हुए तो या तो तुम्हारा ट्रांसफर होगा या फिर तुम्हारी सैलरी कट की जाएगी। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो गुस्सा होता है और कहता है कि मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ। वो युएंग का हाथ पकड़ता है, लेकिन जाओ उसे बीच में आकर रोक देता है और युएंग को बताता है कि इसका घर दूर है तो ये लेट हो जाता है आने में। अब इस इंटेंस मोमेंट के बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं और युएंग अपने कैबिन में आकर हाथ की ड्रेसिंग चेंज करने वाला था। तभी निंग उसे देख लेती है और उसे रूफटॉप पर मेडिसिन किट लेकर बुलाती है, जहाँ पर वो उसकी ड्रेसिंग चेंज करने लग जाती है। युएंग अब उससे यहाँ पर शिव के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हारा क्लासमेट था, तो वो हाँ बोलती है और साथ ही ये भी बता देती है कि वो मेरा एक्स नहीं है। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही एक्स है, और फिर बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में हम लिंग को देखते हैं, वो एक स्वीट शॉप के सामने आती है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तभी किसी से पूछने पर पता चलता है कि यहाँ पर ऑफर चल रहा है इसीलिए भीड़ है। जो देखकर वो खुद से बोलती है कि फिर तो मैं आज यहाँ पर नहीं खा पाऊंगी, और जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो उसके सामने शिव स्वीट का बॉक्स लेकर आता है, उसे देने लग जाता है। वो पूछते है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, तो बोलता है कि हाँ जो मैं चला गया था वो सब मेरी ही गलती थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं होम टाउन में आकर काम करूँ, इसी वजह से मैं चला गया था बिना तुम्हें कंसीडर किए। मुझे लगा था कि शायद मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिंग कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक न एक चॉइस तो करनी पड़ती है। अब वैसे भी मैं तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ। पर वो उसे बताता है कि अभी जहाँ पर तुम काम करती हो मैं उसके प्रेसिडेंट का ड्राइवर बन गया हूँ, तो अब हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे, और तुम्हें भूख लगी है ना तो इसे खा लो। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे भूख लगी है, तो बोलता है कि शाओनिंग ने मुझे बताया कि तुमने छुट्टी ली है और जब तुम घर में होती हो तो कुछ नहीं खाती। ये सुनकर लिंग से बोलती है कि तुम तो अभी भी मेरे बारे में अच्छे से जानते हो, तो ये भी जानते होगे ना कि हम फिर कभी साथ में नहीं आ पाएंगे। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जाओ को किसी सिक्योरिटी गार्ड से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है। शाओनिंग भी यहाँ पर उसके साथ होती है और कुछ सोच रही थी। तभी जाओ से कहता है कि तुम यही सोच रही हो ना कि मैं इस गार्ड के साथ इतना क्यों बात कर रहा हूँ और फेमिलियर हूँ, क्योंकि ये जो गार्ड होते हैं ना उन्हें यहाँ के सभी आने जाने वाले लोगों का टाइमिंग सब कुछ पता होता है, जो कि हमें उनके बारे में जानने में हेल्प करता है। शाओनिंग इसके बारे में समझ जाती है और बोलती है कि मुझे ये भी समझ में आ गया है कि अभी आप जिस क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हो उसे अभी लोन नहीं चाहिए, लेकिन जब चाहिए होगा तभी के लिए उन पे हमारा इंप्रेशन बना रहे हो। जिसकी इस बात पर वो स्माइल करते हुए हाँ बोलता है। थोड़ी देर बाद अभी दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर जाओ कुछ खाने के लिए लाया होता है और उसे देता है। शाओनिंग उसे थैंक यू बोलती है ये सब समझाने के लिए। तो जाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम टेस्ट के लिए रेडी हो रही हो। इस पर वो हाँ बोलकर कहती है कि आपने जो मुझे हर एक चीज़ें अच्छे से समझाई है उससे मुझे कुछ सीखने के लिए मिला है, और उसे थैंक यू कहती है। पर वो कहता है कि मैं जब पहले न्यू आया था तब मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया था, और अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें सिखा रहा हूँ।
फिर उससे बोलता है कि तुम इस शियो को डेट कर रही हो ना, तो ज़रा बच कर करो, अगर युएंग को पता चल गया तो वो तुम्हें फायर ना कर दे। शाओनिंग उसे बोलती है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं और युएंग ना मुझे ऐसा इंसान नहीं लगता। तो जाओ कहता है कि तुम नहीं हो, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानती, जिस पर वो हंसते हुए अपना ब्रेड खाने लग जाती है। फिर ऑफिस में जाओ शेंग के लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है और उसे कहता है कि जो ब्लाइंड डेट लोन वाला केस था वो मेरे एविडेंस की वजह से सॉल्व हुआ है, तो मुझे तो रिवॉर्ड मिलेगा ही ना। शेंग बोलती है कि ऐसे कॉन्टैक्ट जिसके अंदर स्टैम्प भी नहीं था वो क्या प्रूफ करेगा। तो बोलता है कि वैसे तो फिर तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी किसी काम की नहीं है, लेकिन ये रिवॉर्ड तो मुझे ही मिलेगा। तभी निंग की डेस्क पर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भी नाम लूंगा, जो देखकर शेंग शाओनिंग को बाहर किसी काम के लिए भेज देती है और जाओ से जाते हुए देखकर कहता है कि मैं उसे कहूँगा कि तुमने मेरी हेल्प की, इससे अच्छा इंप्रेशन होगा तुम्हारा। जो सुनकर निंग वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही शाओनिंग रात को घर आती है तो देखती है कि युएंग ने खाना बनाकर टेबल पर रखा हुआ था। वो उसे कहती है कि तुम्हें चोट लगी है ना, तो क्यों डिनर प्रिपेयर किया। पर युएंग कहता है कि वो ठीक है अभी, और उसे बताता है कि उसने क्या बनाया है। जो सुनते ही बहुत ही खुश होकर खाने के लिए बैठ जाती है। उसे खाते हुए ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि ये मुझे डिश पसंद है। तो बोलता है कि कोइंसिडेंस है, क्योंकि मुझे भी ये डिश पसंद है। तभी शाओनिंग को उस इंसान का कॉल आ जाता है जो कि नाइफ लेकर आया था। वो उसे थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से उसे ब्लाइंड डेट कंपनी से पैसे मिल गए, और युएंग को सॉरी बोलने के लिए कहता है कि मैंने उन्हें हर्ट किया। साथ ही वो जाओ को भी उसकी तरफ से थैंक यू बोलने के लिए कहता है कि उस टाइम उसने मेरी काफ़ी हेल्प की और पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व की। इस पर शाओनिंग हाँ बोलती है, जो सारी बात युएंग से कहती है। तो बोलता है कि मुझे पता है। शाओनिंग कहती है कि जाओ ने इस बार सच में अच्छे से काम किया और सब कुछ सॉल्व किया, लेकिन युएंग यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देता और ना ही कुछ बोलता है। अगले दिन अब ऑफिस के अंदर जाओ काफ़ी खुश होता है, जहाँ युएंग सबसे पहले शिंग को प्रेज करता है। अब जाओ को लगता है कि वो उसे भी प्रेज करेगा, लेकिन युएंग कहता है कि इस प्रॉब्लम के लिए वो ही अकाउंटेबल है, इसी वजह से उसकी 30% सैलरी डिडक्ट होगी। जो सुनकर वो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। जाओ गुस्से में युएंग के ऑफिस में आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाल रहे हो, मैंने अभी सब कुछ सॉल्व तो कर दिया है ना। पर युएंग कहता है कि मैंने पहले ही बताया था कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो और जो मैंने किया है वो एकदम ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगती है तो कंप्लेन कर सकते हो। जाओ कहता है कि मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर 7 साल से काम कर रहा हूँ और अगर मैंने तुम्हारे ऊपर कंप्लेन की तो कल मुझे ही फायर कर दिया जाएगा, और बोलता है कि आगे देख लेंगे, हमें वैसे भी साथ में ही काम करना है, नहीं बोलकर चला जाता है। ऑफिस के बाद अब सभी लोग एक बार के अंदर होते हैं, जहाँ पर सभी कलीग जाओ को कंसोल कर रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग भी होती है। वो उसे बार बार कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जाओ खुद ही बोलने लग जाता है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो पूछती है कि आज युएंग की मॉम का लास्ट डे है ट्रीटमेंट का, हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्या तुम नहीं आ रही हो। तो शाओनिंग बोलती है कि मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। तभी जाओ अपने सामने शिंग को डांस करते हुए देखता है, जो कि एकदम अलग लग रही थी। वो आज किसी और लड़के के साथ डेट पर आई थी। सभी कलीग्स उसे ऐसे देखने लग जाते हैं कि ये तो कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है। तभी शाओनिंग वापस आती है, वो भी उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाती है, पर उन्हें बताती है कि उसे किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है और चली जाती है। अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचकर युएंग की मॉम से बात कर रही होती है, तभी वो कहती है कि वो बहुत ही साइलेंट पर्सन है, वो बहुत ही कम बात करता है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। और उसका हाथ देख कर कहती है कि तुम दोनों की मैरिज हो गई है, लेकिन अभी तक तुमने रिंग भी नहीं पहनी। वो युएंग को बताती है कि घर के अंदर कपल रिंग रखी हुई है, तो वो उसे पहना दे, और साथ ही शाओनिंग को अपनी पसंद की नई रिंग खरीदने के लिए भी बोलती है, जिसके लिए वो उसे पैसे दे देंगी, लेकिन शाओनिंग मना करने लग जाती है। तो मॉम बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आना चाहती हूँ, जो सुनकर शाओनिंग उन्हें खुश होकर हाँ बोलती है। तभी युएंग उसे बात करने के लिए नीचे लेकर जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुझसे जाओ की वजह से नाराज़ हो गया। तो शाओनिंग कहती है कि तुमने रूथलेसली उसकी सैलरी डिडक्ट कर दी, लेकिन उसने भी इतनी मेहनत की थी। युएंग बोलता है कि अगर मैं ऐसे फीलिंग्स को देखता रहूँगा तो भला काम कैसे करूँगा। उसे इन सब के बारे में पता था, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी शाओनिंग के पेरेंट्स उन्हें ऐसे देख लेते हैं, जिन्हें ऐसे गुस्से में देखकर लोग समझ जाते हैं कि उनकी फाइट हुई है। ये लोग अब अकेले युएंग की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मॉम बातें करते हुए शाओनिंग की मॉम से बोलती है कि उन्होंने अभी उसे सुना कि वो दोनों अभी भी अलग रूम में सोते हैं, कि क्या कोई प्रॉब्लम है उन दोनों के बीच में। अगले दिन अब शाओनिंग अपने घर पर आई होती है और पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी, जहाँ उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि युएंग क्यों नहीं आया, तो वो कहती है कि वो बिजी है और मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाली हूँ, जिस पर उसकी मॉम हाँ बोलती है। ये लोग अब साथ में आराम से रहते हैं और ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करने के लिए जाते हैं, जिन्हें युएंग दूर से देख रहा था। जिस सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वो एक दिन शाओनिंग की फ्रेंड को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे पूछता है कि शाओनिंग भला उससे इतना गुस्सा क्यों है, सिर्फ जाओ के लिए। अब पहले तो लिंग बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता,
कि शाओनिंग उस कलीग की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से गुस्सा है, जो कि एकदम स्टबर्न, रूथलेस और एरोगेंट है, क्योंकि तुमने इतने हार्टलेसली ऐसे डिसीजन लिया और ऊपर से तुम उससे बात करने के बजाय ऐसे छुप कर बैठे हो कि ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसकी ये बातें सुनकर यूएंग समझ जाता है कि उसे क्या करना है। इधर शाओनिंग की मॉम उसे अपनी मैरिज की फोटोज दिखा रही थी और बताती है कि जब उनकी पहले शादी हुई थी तो वो लोग ही बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे हर छोटी छोटी बात पर, लेकिन बाद में बात करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। और उससे पूछते हैं कि तुम कब भला हमें यूएंग के बारे में बताओगी। कहती है कि अगर तुम सच में कंपैटिबल नहीं हो तो डिवोर्स करके हमारे पास वापस आ जाना। और दोनों थोड़ा सा यहाँ पर जोक करने लग जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही शाओनिंग अपने रूम से निकलती है तो अपने डैड को देखती है, जो कि फिश बाउल के अंदर रखी हुई फिश से बात कर रहे होते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जिन्हें ऐसे देखकर निंग पूछती है कि क्या बात है, तो डैड बोलते हैं कि फिश टैंक के अंदर बाकी सारी मछलियाँ ना इसे बुली करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे इस बाउल के अंदर डाल दिया। अब तुम्हारी मॉम टैंक के अंदर तो खाना डाल देती है, लेकिन इस बेचारी को खाना देना भूल जाती है, इसीलिए उसे भूखा रहना पड़ता है। वो बोलते हैं कि तुम इतनी सेंसिबल हो ना, एक काम करो, तुम इसे अपने घर ले जाओ, वहाँ पर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। जिस पर वो ओके बोल देती है। जो सुनते ही वो सीधा फिश बाउल उसके हाथ में पकड़ाकर उसे सीधा घर के बाहर भेज देते हैं उसे लेकर जाने के लिए। मॉमी देखकर पूछती है कि शाओनिंग उसे लेकर कहाँ जा रही है, अभी मुझे उस फिश को खाना खिलाना था। लेकिन डैड उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि कभी कभी हमें खुद बच्चों को थोड़ा सा पुश करना चाहिए। शाओनिंग अब जैसे ही नीचे जाती है तो उसे यूएंग मिल जाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाओनिंग भी अब यहाँ पर अपनी मम की कल की कही हुई बात को याद करती है कि कैसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उन्हें बात करनी चाहिए। इसीलिए वो उसे फिश बाउल पकड़ाकर घर पर चलकर बात करने के लिए कहती है। जिन्हें ऐसे जाते हुए मॉम और डैड ऊपर से देख रहे थे। मॉम डैड से बोलती है कि तुमने जानबूझकर किया है ना। तभी उन्हें एक मैसेज आता है जो कि यूएंग ने भेजा था उसकी हेल्प करने के लिए, कि उसे एक बार शाओनिंग से बात करनी है। मॉम बोलती है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए कि चैट भी कर रहे हो। चलो, लगता है कि अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए अब जाकर निंग का रूम साफ करो क्योंकि आज वो वापस नहीं आने वाली है। इधर जैसे ये लोग घर में आते हैं तो शाओनिंग उससे पूछते है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। वो बताता है कि मुझे पता है कि तुम जाओ की वजह से मुझसे गुस्सा हो, लेकिन ये ज़रूरी था। और उसे बताता है कि इस लोन केस की वजह से प्रेसिडेंट तो जाओ को ट्रांसफ़र या फिर उसे फायर करना चाहते थे, लेकिन यूएंग ने उसे मना किया कि वो बहुत ही कैपेबल है और वो लोग उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। प्रेसिडेंट ने उसे बोला कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ईशंग उनके डिपार्टमेंट को नीचे खींचना चाहता है, हम भला ऐसे कैसे उन्हें दे सकते हैं। उसने कई ऊपर वाले लोगों को अभी तो इस बार में बता भी दिया होगा। इस पर यूएंग बोलता है कि हम एक काम करते हैं कि जाओ के कुछ क्लाइंट्स ले लेते हैं, ये भी उसके लिए हार्श पनिशमेंट होगी और कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसके साथ साथ उसका 30% बोनस भी डिडक्ट कर लो। फिर वो उसे दूसरे एम्प्लॉय की बात करता है जिससे उसने कहा था कि उसका क्लाइंट उसे ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो एम्प्लॉय वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से यूएंग ने उस क्लाइंट को अटेंड किया। वो शाओनिंग को बताता है कि वो क्लाइंट इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसके ऊपर कंप्लेंट करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया वरना वो भी फायर हो सकता था। जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और ये सब तुम्हें दूसरों से भी कहना चाहिए, नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा। जिस पर वो हाँ बोलता है। शाओनिंग को भी अब समझ में आ जाता है कि उसने यूएंग को गलत समझ लिया था। वो रूड नहीं है, बल्कि उसने जो भी डिसीजन लिया वो एम्प्लॉयज़ के अच्छे के लिए लिया, वरना उन्हें फायर कर दिया जाता। दोनों ही मिलकर अब उस फिश का नाम नीमो रखते हैं। जहाँ शाओनिंग डिसाइड करती है कि वो उसे खाना खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और यूएंग बोलता है कि वो उसका पानी चेंज कर दिया करेगा। अगले दिन अब ऑफिस में जब इन लोगों की मीटिंग चल रही होती है तो जाओ वहाँ पर एकदम स्लीपी होकर बैठा हुआ था, जिसे ऐसे देखकर यूएंग पूछता है कि क्या वो उसकी तबीयत ठीक है, पर वो बोलता है कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ना बाद में मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो जाओ सबसे पहले उठकर यहाँ से भाग जाता है, जिसे ऐसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये सब वो जानबूझकर कर रहा था यूएंग को परेशान करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूएंग उसे जानबूझकर टारगेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद यूएंग एक फाइल लेकर जाओ के पास जाता है और बोलता है कि ये चेन्यू ग्रुप का प्रोजेक्ट तुम करो। जाओ बोलता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। यूएंग उसकी तरफ अब गुस्से से देखता है और उससे फाइल ले लेता है। तभी वहाँ पर एक थर्मस रखा हुआ था जो कि गिर जाता है। ये देखकर शाओनिंग वहाँ पर आकर उसे उठा देती है और बोलती है कि शिंग वैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दोनों अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोलते और अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूएंग को शाओनिंग का मैसेज आता है कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर तुम सुपरविजन के लिए आए हो, थोड़ा अच्छे से बात किया करो। और वो खुद से भी बोलता है कि अभी मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। वही निंग अब जाओ के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है, जिसे पीकर वो उससे बोलता है कि अगर कभी तुम्हें यूएंग टारगेट करे ना तो तुम अपना कैफ़े खोल सकती हो, शिंग तुम्हारा लोन ज़रूर अप्रूव करवा देगी। जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि वैसे यूएंग इतना भी बुरा नहीं है, उसे बस बात करते हुए दूसरों की फीलिंग कंसिडर करना नहीं आता। वैसे वो लोगों का अच्छा चाहता तो है, लेकिन ऐसा बोल नहीं पाता।
जो सब कुछ शिंग भी सुन रही होती है और उसे बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम उसे काफ़ी अच्छे से जानती हो। ये सुनकर शाओनिंग हैरान होकर बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ गेस किया, और वापस से अपने काम में लग जाती है। जिसके बाद हम शाओनिंग को लिंग से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि रियूनियन होने वाला है, लेकिन वहाँ पर शियो और सीजन दोनों ही आने वाले थे, इसलिए शाओनिंग तो जाने से मना कर देती है। पर लिंग बोलती है कि हमें जाना चाहिए, गलती तो उन्होंने की है ना, भला हम क्यों छुपे। शाओनिंग भी कहती है कि ठीक है फिर मैं भी चलूँगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी लोग रियूनियन के अंदर होते हैं, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तभी सीजन शाओनिंग से बात कर रहा होता है और बताता है कि कैसे वो लोग भी पहले ऐसे ही खेला करते थे। साथ ही पूछने लग जाता है कि वो प्री वेडिंग वाले दिन क्या यूहैंग ने तुमसे कुछ खास कहा था। मुझे लगता है कि वो ना तुम्हें पसंद करता है। पर शाओनिंग बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसे बोलने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ कि मैं तुम्हें प्रपोज करने के बजाय अपनी स्टडी करने के लिए चला गया, लेकिन अभी मुझे उसका रिग्रेट है। तुम ना अभी भी मुझे पसंद करती हो, मुझे ये बात पता है, नहीं तो तुम यूहैंग जैसे इतने अच्छे लड़के को ना नहीं बोलती। पर शाओनिंग बोलती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, और अपने मन में बोलती है कि अगर मुझे यूहैंग के साथ ही रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रखना पड़ रहा होता ना, तो अभी तुमसे बात भी नहीं कर रही होती मैं। इधर हम यूहैंग को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट के साथ फिशिंग कर रहा होता है, जहाँ प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारा और जाओ का झगड़ा हुआ था ऑफिस में। यूहैंग कहता है कि अभी सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि डिपार्टमेंट तुम्हारे डिपार्टमेंट की तरह नहीं है, यहाँ पर टीम वर्क की ज़रूरत होती है, जिसके लिए सभी को साथ में काम करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर इतने एरोगेंटली बात नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। वो कहता है कि मुझे भी किसी ने रिसेंटली कहा है, तो वो हंसने लग जाता है। अब शाम के वक्त रियूनियन में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, जहाँ शाओनिंग भी खुश हो रही थी, जहाँ पर सीजन तो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। तभी हम लिंग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी थी। वो शाओनिंग को बुलाती है। जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो शियो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसी वक्त उसे प्रेसिडेंट का कॉल आ जाता है। वो उसे पिक करने के लिए बुला रहे थे, इसीलिए अब उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। सीजन बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, लेकिन शाओनिंग मना करके कैब के लिए वेट करने लग जाती है। इधर यूहैंग भी प्रेसिडेंट को गुड बाय बोलकर शाओनिंग को कॉल करके कहता है कि अभी लेट हो गया है, तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन शाओनिंग कहती है कि मैं लिंग के साथ हूँ और अभी तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। यूहैंग को उसकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो शाओनिंग की डैड से लिंग का एड्रेस ले लेता है ताकि वो शाओनिंग को वहाँ से पिक कर सके। इधर शाओनिंग और लिंग जब कैब के अंदर बैठ रहे होते हैं, तभी लू भी उनके साथ बैठ जाता है। लिंग उसे मना कर रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती बैठ जाता है। बोलता है कि इतनी रात में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। जैसे ये लोग अब लिंग के घर के अंदर पहुंचते हैं तो शाओनिंग उसे थैंक यू बोलते हैं उनके साथ यहाँ पर आने के लिए, और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। बोलता है कि लिंग की ऐसी हालत में मुझे रुकना चाहिए। तभी लिंग उसके कोट के ऊपर वॉमिटिंग कर देती है, जिसकी वजह से अब उसे यहाँ से निकलना ही पड़ता है। अब जैसे ही शाओनिंग दरवाज़ा बंद करती है, तभी लिंग सीधी खड़ी हो जाती है और शाओनिंग हंसने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुमने जानबूझकर किया है। लिंग कहती है कि ये एक ट्रैश है, उसके साथ यही होना चाहिए। अब जैसे ही सीजन बाहर आता है, तभी यूएंग भी वहाँ पर पहुंचकर उसे घर से निकलता हुआ देख लेता है और प्लांट्स के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है कि अच्छा इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर आने के लिए मना किया था। पर हम देखते हैं कि सीजन अभी भी वहाँ से नहीं जाता, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। उसी वक्त वहाँ पर शियो भी आ जाता है, जिसे देखकर सीजन सोचता है कि अब इन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया है, अगर इसने देख लिया तो बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा, इसलिए मैं चला ही जाता हूँ। और अब क्योंकि शियो भी वहाँ पर आ चुका था, इसलिए यूएंग शाओनिंग को मैसेज करके बताता है कि मैं तुम्हारा घर के बाहर ही वेट कर रहा हूँ। अंदर शाओनिंग और लिंग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिंग कहती है कि शियो ने पहले कहा था कि वो हर घंटे बात करेगा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लेकिन लास्ट में मैंने जो सोचा था वही हुआ। शाओनिंग कहती है कि तुम दोनों ने तो ब्रेकअप किया था ना, लेकिन मैं तो डंप हुई थी, मैं ज़्यादा मिजरेबल हूँ तुमसे। लिंग बोलती है कि नहीं, तुम अभी सीजन को पूरी तरीके से भूल चुकी हो, मैं भला कब शियो को भूल पाऊंगी। शाओनिंग बोलती है कि तुम अभी भी तो उसे थोड़ा सा पसंद करती हो, जब ये थोड़ा प्यार खत्म हो जाएगा ना, तब तुम उसे आराम से भूल जाओगी। तो लिंग बताती है कि अभी जब मैं शियो से मिली, तब मुझे हम दोनों की फर्स्ट मीटिंग याद आई कि कैसे वो दोनों बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर मिले थे। उसने एक कोच हायर किया था उसे बास्केटबॉल सिखाने के लिए। तभी वहाँ पर शियो आता है, क्योंकि वही उसका कोच था। जैसे वो उसे बास्केटबॉल सिखा रहा था, तो उसे देखते ही वो उसे पसंद करने लग गई थी, जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि तुम दोनों का प्यार तो एकदम आइडल ड्रामा की तरह है। अब शाओनिंग की आंख सीधा अगली सुबह खुलती है। वो उठकर फटाफट से अपना फ़ोन देखती है, जहाँ पर यूएंग का रात का मैसेज होता है कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ। वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो शिव कार के अंदर बैठकर सो रहा था। वो सोचती है कि यूएंग ज़रूर इससे नहीं मिला होगा, और अभी तो सुबह हो गई है, वो ना चला भी गया होगा। लेकिन तभी उसे अपने सामने वो दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो स्माइल करने लग जाती है। फिर हम इन दोनों को कार में देखते हैं,
जहाँ पर वो युएंग की बनाई हुई हैंगओवर ड्रिंक पी रही थी। वो उससे पूछती है कि तुम पूरी रात बिना नींद लिए मेरा वेट कर रहे थे। युएंग अब ड्राइव करते हुए कहता है कि मैंने किसी को घर से आते हुए देखा और दूसरा नीचे गार्ड बनकर खड़ा हुआ था, तो मैं भला ऊपर कैसे आ सकता था। शाओनिंग बताती है कि सीजन उनके घर तक छोड़ने के लिए आया था। जहाँ लास्ट में जब लिंग ने उसके ऊपर वॉमिटिंग कर दी तब वो चला गया। युएंग अब उससे यहाँ पर डिपार्टमेंट 1 के बारे में पूछता है तो बताती है कि यहाँ पर मोस्टली क्लाइंट्स शिंग और जाओ ही हैंडल करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले शिंका बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा फर्म और प्रोफेशनल है, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अच्छे से हैंडल करती है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को सिक्योर फील होता है। फिर वो जाओ के बारे में बताती है कि वो हर एक इंसान के हिसाब से बेंड होता है, वो उनके साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बनकर रहता है। जो सुनकर युएंग बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, पर शाओनिंग कहती है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स बनाता है, उनसे कोई भी हेल्प नहीं लेता और वो ये सब इसीलिए पूछ रहा था ताकि वो डिपार्टमेंट को और अच्छे से हैंडल कर सके। हम देखते हैं कि सभी कलीग्स जिंग को प्रेज कर रहे होते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने किसी बड़े हॉस्पिटल को उनके बैंक से लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है, जो कि पहले किसी बड़े बैंक से लोन लेते थे। जिंग ये प्रेज सुनकर उससे कहती है कि वो ऐसे ही काम करती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लेकर आएगी, जिसकी ये बात जाओ भी सुनता है और उसे आकर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और सैड होकर बोलता है कि लगता है तुम्हारा इस साल का ईयर एंड बोनस हम सबका मिलाकर जितना होगा। एक मुझे देखो, मेरा तो पहले ही 30% बोनस चला गया है, अभी क्लाइंट के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो फिलहाल सिर्फ गॉड से प्रे कर सकता हूँ कि वो मुझे ब्लेस करे, किसी को मेरी हेल्प करने के लिए भेजे। तभी वहाँ पर युएंग आता है और जाओ और जिंग से बोलता है कि आज उन्हें उसके साथ डिनर पर चलना है। जो सुनकर जाओ तो मना करने वाला था, लेकिन तभी युएंग उनके साथ में निंग को भी चलने के लिए बोलता है। ये बोलकर चला जाता है और बेचारा जाओ कुछ भी नहीं बोल पाता। थोड़ी देर बाद हम इन तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पहुंचकर जाओ तो युएंग की बुराई कर रहा होता है और कहता है कि उसने हमारे डिनर के लिए बुलाया है, लेकिन किसी अच्छे और वेस्टर्न रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में बुलाया है। ये कैसा इंसान है आज मुझे पता चल गया। तभी युएंग किसी मिस्टर जियांग के साथ वहाँ पर आता है, जिसे देखकर जाओ बोलता है कि ये तो वो टेक पार्क वाले मिस्टर जियांग है ना, जो कि सोशलाइज और डिनर ये सब पे नहीं आते। तो जिंगो से बोलती है कि आज उनसे अच्छे से सीखना। अब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर जियांग हैंग को प्रेज कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट चूज़ किया है, जो कि इकोनॉमिकल भी है और डिशेस भी काफ़ी अच्छी है, जिससे पता चलता है कि तुम एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन हो। ऐसे लोगों के साथ मुझे बात करना पसंद है। जिससे जाओ को समझ में आ जाता है कि युएंग ने ये रेस्टोरेंट क्यों चूज़ किया। ये सभी लोग अब मिस्टर जियांग के लिए टोस्ट रेस करते हैं, पर शाओनिंग नहीं करती क्योंकि वो उन लोगों को घर पर ड्राइव करने वाली थी। तभी युएंग यहाँ पर उनसे उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है और उन्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए कहता है। यहाँ वो जाओ की भी बात करने लग जाता है कि वो बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल करता है, जिससे जाओ थोड़ा खुश होता है, लेकिन जिंगू से कंसील करने का इशारा करती है। जो सब सुनकर जियांग बोलता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे से मेरे बारे में स्टडी करके आए हो, मेरे पास और कई बड़ी बैंक्स आए हैं, तो भला मैं तुमसे क्यों लोन लूँ। युएंग बताता है कि वो उन बड़े बैंक्स की तरह नहीं है, लेकिन रियल टाइम में हम आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। और जो उनकी कंपनी में फ़िलहाल एक प्रॉब्लम चल रही थी उसका सोल्यूशन भी उन्हें बताता है, जिसके अंदर जिंग और जाओ दोनों भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। ये सब सुनने के बाद वो अब उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं कि तुम्हें तो पता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो हम कल इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और साथ में टोस्ट रेस करते हैं। अब पीते पीते ये लोग कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाते हैं, जहाँ जिंग जैसे ही आखिरी बार टोस्ट कर रही होती है। तभी जाओ उसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद पी लेता है, जिसे अचानक से ऐसे देखकर वो शौक रह जाती है और बाहर आ जाती है। जाओ को भी यहाँ पर वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, इसीलिए वो भी बाहर चला जाता है। तभी शाओनिंग युएंग की तरफ देखती है, जो कि ऐसा बैठा हुआ था आंख बंद करके, जैसे कि वो सो रहा हो। मिस्टर जियांग को भी उस वक्त कॉल आ जाता है, तो वो साइड में बात करने के लिए चले जाते हैं। जिस भी शाओनिंग युएंग को उठाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि वो ठीक है। अब जैसे मिस्टर जियांग की बात खत्म होती है तो शाओनिंग युएंग से अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये लोग अब जियांग को बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जिसके जाने के बाद शाओनिंग युएंग से पूछती है कि तुमने अभी अंदर क्या किया, अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए। तो वो उसे मुस्कुराकर बोलता है कि मैं ड्रंक था ना। निंग बोलती है कि ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुमने मिस्टर जियांग के सारे सवालों का जवाब काफ़ी अच्छे से दिया। जो सुनकर वो स्माइल करता है। तब ये दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर साओ तो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था, इसलिए पहले शाओनिंग इन दोनों को छोड़ने के लिए जाती है और बोलती है कि युएंग चाहते हैं कि सोबर होने के लिए वो थोड़ा सा पैदल चले, इसलिए पहले वो उन दोनों को छोड़ के आ जाएगी। कार में यहाँ पर जाओ बोल रहा होता है कि मुझे इस युएंग का ना कुछ समझ नहीं आता, पहले इसने मुझे ब्लेम दिलाकर बोनस ले लिया मुझसे, और अभी खुद ही सामने से मुझे क्लाइंट दे रहा है, आखिर करना क्या चाहता है। इस पर शेंग कहती है कि पहले तुम मुझसे बार बार कंप्लेन कर रहे थे ना, तो अब वो तुम्हें इतना बड़ा क्लाइंट दे रहा है, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो।
और यूएंग ने शायद तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता होगा, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जाओ नहीं मानता। थोड़ी देर बाद हम यूएंग को रास्ते पर चलता हुआ देखते हैं। तभी शाओनिंग कार लेकर आ जाती है। वो उसे स्माइल करते हुए बैठने के लिए बोलती है। वो कार में बैठकर अब उससे बोलता है कि तुमने तो मुझे वॉक करके जाने के लिए बोला था ना। इस पर वो कहती है कि तुमने जाओ की मदद की और अब तुम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हो, तो मैं भला तुम्हें ऐसी हालत में अकेले कैसे घर जाने देती, इसीलिए तुम्हें लेने के लिए आ गई। अब क्योंकि वो उसे प्रेस कर रही थी तो ये सुनकर वो खुश होता है। दोनों अब यहाँ से सी साइड पर जाकर आइसक्रीम खाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग बोलती है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है इस जगह पर आइसक्रीम खाना। अब जैसे ही वो यूएंग की तरफ देखती है तो वो आइसक्रीम नहीं खा रहा होता। वो पूछती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे, तो वो कहता है कि ठंडी में आइसक्रीम कौन खाता है। तो शाओनिंग कहती है कि सर्दी में ये आइसक्रीम खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मेल्ट भी नहीं होती, इसलिए आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर वो अब उससे आइसक्रीम लेने की कोशिश करती है और दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो यूएंग उसके कप में से ये आइसक्रीम खा लेता है। शाओनिंग बोलती है कि आपने कप में से क्यों नहीं खा रहे हो, तो वो बोलता है कि तुम्हारी वाली ना ज़्यादा स्वीट है। अब उसके फेस पर भी आइसक्रीम लग गई थी, तो वो उसे अपने हाथों से साफ़ कर लेती है। जिस बीच वो उसे बड़े प्यार से देख रहा था, पर तभी वो उसे अचानक से गोद में उठा लेता है, क्योंकि वहाँ पर पानी आने वाला था। जब शाओनिंग पूछती है तो बोलता है कि विंटर में पानी ठंडा होता है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें उठा लिया। पर वो यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, लेकिन घर जाकर शाओनिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन अब जैसे ही शाओनिंग ऑफिस में आती है तो उसके कलीग उसे कहते हैं कि ये बुके तुम्हें किसने दिया है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। शाओनिंग देखती है तो उसके टेबल पर एक बुके रखा हुआ था, जहाँ पर जाओ को तो लगता है कि उसे ये बुके शियू ने दिया होगा, इसलिए वो उसे अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखने के लिए बोलता है। अब शाओनिंग को यहाँ पर समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे समझाए कि उसकी और शियू के बीच में कुछ नहीं है। फिर वो बुके में कार्ड ढूंढ रही होती है कि पता तो चले कि आखिर किसने भेजा है, लेकिन उसमें कोई भी कार्ड नहीं होता। तो वो सोचने लग जाती है कि शायद उसे यूएंग ने भेजा होगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लंच के टाइम में अब लिंग और शाओनिंग एक स्टोर के अंदर मिलते हैं। जब शाओनिंग उसे वो रोज़ बुके के बारे में बताती है तो लिंग उसे बोलती है कि मैं तो तुमसे जेलस फील कर रही हूँ, और कहती है कि तुम्हें देखो तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। तभी शाओनिंग की नज़र यहाँ पर एक शो पीस आइसक्रीम पर जाती है, जिसे वो खुश होकर खरीद लेती है। इधर यूएंग जैसे अपने ऑफिस में आता है तो अपने डेस्क पर वो आइसक्रीम वाला शो पीस देखता है, जिसमें एक थैंक यू नोट भी लिखा हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है, और इधर शाओनिंग उस बुके को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। तभी जिंग वहाँ पर आकर उसे रेंजी हॉस्पिटल में किसी काम से लेकर आती है और उसे वहाँ पर जाकर डॉक्टर्स को क्रेडिट कार्ड सेल करने का टास्क देती है। वहीं ऑफिस में यूएंग जाओ और कुछ कलीग्स को बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पर वो लोग शाओनिंग को जो फ्लावर्स मिले थे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर शाओनिंग डॉक्टर्स को जाकर क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रही होती है, लेकिन कोई भी उनसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी वहाँ पर लूसी चिन आता है और बोलता है कि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेने में। ये बोलकर वो उसके हाथ से पैम्पलेट ले लेता है और सभी को भी एनकरेज करता है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, जो सब कुछ जिंग भी नोटिस कर लेती है और शाओनिंग को अपने पास बात करने के लिए बुलाती है। वो उसे इसके बारे में पूछती है। शाओनिंग उसे बता देती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो उसे कहती है कि अगर वो हेल्प कर रहा है तो ले लो ना, यहाँ पर हम काम करने के लिए आए हैं, और अगर तुम्हारा कनेक्शन काम आ रहा है तो उसे यूज़ करो। शाओनिंग फिर भी उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग उसे बोलती है कि जब तक तुम 10 क्रेडिट कार्ड नहीं बेचती मुझसे मिलने के लिए मत आना। इसीलिए अब शाओनिंग वापस जाकर सभी लोगों से बोलती है कि लू मेरा कॉलेज क्लासमेट है, तो मैं आपको और ज़्यादा डिस्काउंट दूंगी, और उन्हें क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट के बारे में बताने लग जाती है। तो बाकी सभी लोग भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मान जाते हैं। जिस बीच लू उससे पूछता है कि तुम्हें बुके कैसा लगा। ये सुनकर शाओनिंग शॉक हो जाती है कि वो तुमने भेजा था। शाओनिंग अब जैसे ही काम के बाद घर आती है तो देखती है कि यूएंग ने बाबी क्यूब बनाकर रखा हुआ था। वो उसे आते ही खाने के लिए बोलता है और थोड़ा हेजिटेट होकर उससे पूछता है कि आज तुम्हें फ्लावर्स मिले थे क्या, जिस चीज़ पर शाओनिंग भी हाँ बोलती है, लेकिन फिर दोनों इस बात के बारे में और ज़्यादा बात नहीं करते। खाने के बाद अब जब यूएंग बर्तन धो रहा था तभी वो वाज में रखे हुए ब्लू रोज़ को देखकर याद करता है कि कॉलेज के टाइम जब वो शाओनिंग के बर्थडे पर उसके लिए रेड रोज़ का बुके लेकर आ रहा था, तभी वो देखता है कि लू सभी के सामने शाओनिंग को प्रपोज कर रहा होता है। उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा रोज़ पसंद है, इसलिए मैं सारे ही थोड़े थोड़े लेकर आ गया, जिनमें से शाओनिंग ब्लू रोज़ वाला बुके उठा लेती है और उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है, जो देखकर यूएंग सैड होता है और अपना बुके वहीं पर रखकर चला जाता है। प्रेजेंट में अब हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि सोच रही थी कि मुझे यूएंग को इस बार में साफ साफ बता देना चाहिए था और मुझे लू से भी ये सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगले दिन अब ऑफिस में जाकर सबसे पहले वो उस बुके को डस्टबिन में फेंक देती है। जो चीज़ जाओ देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे फेंका क्यों, पर तभी वहाँ पर यूएंग आकर जाओ को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाता है, जिन्हें देखते ही वो खुश होता है। इनसे कहता है कि आप यहाँ पर हो, मैं कब से आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा था लेकिन नहीं मिली।
यूएंग अब यहाँ पर शेन से बात करता है कि उसे एक बिड में हिस्सा लेना चाहिए। शेन का मूड तो यहाँ पर पहले से ही खराब लग रहा था। ये बात सुनकर वो और ज़्यादा खराब हो जाता है। वो कहता है कि इससे मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर जाओ से बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोर्ट से बचना है तो जैसा यूएंग ने कहा है वो करना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर आए हो तो हम पर ट्रस्ट रखो। वो भी अब यहाँ पर उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है। जिसके जाने के बाद जाओ यूएंग से पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो यूएंग कहता है कि मैं डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो जाओ से थैंक यू बोलता है जियांग और मिस्टर शेंग से उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इधर शाओनिंग और लिंग एक स्पा के अंदर मसाज करा रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग लिंग से यूएंग की तारीफ कर रही होती है कि वो अभी सारी प्रॉब्लम ठीक कर रहा है। ये सुनकर लिंग बोलती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप तो अब स्टेबल हो रहा है, कितना अच्छा है ना। फिर वो यहाँ पर शियो की बात करती है कि कैसे उसे छुपना पड़ रहा है उसकी हरकतों की वजह से। वो उसे बताती है कि उसने कोई शूज़ दरवाजे के बाहर रखे हुए थे क्योंकि अब वो उन्हें यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन शियो वैसे ही शूज़ कहीं से लेकर आ गया मुझे देने के लिए। भला कोई इतने ज़्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकता है। जिसकी ये बात सुनकर शाओनिंग हंसने लग जाती है। उसके बाद यूएंग उसे कॉल करता है कि मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। शाओनिंग उसे एड्रेस देती है तो वो बाहर आकर उसका वेट करने लग जाता है। तभी शाओनिंग लिंग के साथ अंदर से आ जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शियो और लू दोनों भी आ जाते हैं। लिंग उन्हें देखते ही यूएंग से कहती है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं तो अब हम जाते हैं, लेकिन तभी लू उसे रोकता है कुछ कहने के लिए। यहाँ से फिर हम कल का सीन देखते हैं जब यूएंग ऑफिस में होता है। तो शाओनिंग ने पोस्ट किया था कि आज उसे बारबेक्यू खाने का मन है, इसलिए वो सारा सामान खरीद कर यहाँ तक कि उसके फेवरेट ब्लू फ्लावर्स भी खरीद कर घर के अंदर जाता है। जब शाओनिंग आती है तो उससे पूछते हैं कि उसे कैसे पता कि उसे आज ये खाना था। तो इस पर हैंग कहता है कि मुझे सब पता है। प्रेजेंट में अब यहाँ पर जब शाओनिंग जा रही होती है तभी लू उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी मुझे पसंद करती हो और हमारी 7 साल की रिलेशनशिप को कैसे भूल सकती हो। तो शाओनिंग बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो टाइम में नहीं भूली हो, भला मैं उसे भूल भी कैसे सकती हूँ, वो मेरे यूथ का टाइम था, लेकिन अभी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। लू अब यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो। शाओनिंग बोलती है कि इसे तुम्हें जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चली जाती है। जो सारी चीज़ें सुनकर यूएंग काफ़ी जेलस होता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अब जब यूएंग और शाओनिंग साथ में घर जा रहे होते हैं तभी शाओनिंग उसे बुके के बारे में बता देती है कि वो असल में लू ने दिया था, तो वो उसे फेंकने के लिए कहता है। शाओनिंग बोलती है कि मैंने ऑलरेडी फेंक दिया। साथ ही वो उसे समझाती भी है कि अभी उनके बीच में कुछ भी नहीं है। तभी उसे लू बार बार कॉल कर रहा होता है। हैंग उसे उठाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो वो कार साइड में रोककर शाओनिंग को किस करने लग जाता है, जहाँ शाओनिंग को कुछ ना बोलने की वजह से वो फ़ोन रख देता है और यूएंग शाओनिंग को ये करने के लिए सॉरी कहता है। पर निंग उसे ओके बोलती है और कहती है कि तुम लोग की बातों को सीरियस मत लो, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो जेलस फील कर रहा है। अगले दिन फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ को शेन के प्रोजेक्ट की वजह से अवार्ड मिला था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो शेन के पास जाकर उसे कहता है कि तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, तो वो ये भी यहाँ पर उसे ना चाहते हुए भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जाओ उसे टीज करने लग जाता है कि उसे कितने अच्छे से काम किया और ये अवार्ड लिया। ये सुनकर वो उसके ऊपर एक पेन फेंक कर मारती है जो कि गलती से यूएंग को लग जाता है। अब वो उन्हें ऑफिस आवर्स में ये सारी चीज़ें करने से मना करता है। तभी जाओ यहाँ पर यूएंग को लीडर कहकर बुलाता है, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जाओ बोलता है कि मुझे तुम्हें रिपोर्ट देना है, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। शिंग बोलती है कि देखो इसने कितनी जल्दी साइड बदल ली, पहले मिस्टर जियांग भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, लेकिन यूएंग ने कर लिया और सभी स्माइल करने लग जाते हैं। अब शाओनिंग और जिंग जब दोनों कॉफ़ी मशीन के पास होते हैं तभी उसे लू बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो जिंग उसे बोलती है कि फिर तुम उसे क्यों इग्नोर कर रही हो, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ही नहीं हमारा क्लाइंट भी है, और जब तुम उसे पैचअप नहीं करने वाले हो तो उठा लो ना उसका कॉल, शायद वो कोई काम की बात करने के लिए आया हो। जैसे नहीं फ़ोन उठाती है तो वो उसे बताता है कि उनके हॉस्पिटल में वहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है और उनके कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कस्टमर्स वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। जिंग को भी इस बारे में डीन से कॉल पर पता चल जाता है, इसलिए दोनों फटाफट से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही ये लोग कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए हुए थे। जिंग तो यहाँ पर डीन के पास चली जाती है उनसे बात करने के लिए, और शाओनिंग जो लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे और चिल्ला रहे थे उनके पास जाती है। वो उनसे कहती है कि उनकी टेक्निकल टीम अभी सिर्फ 15 मिनट में ये सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे होते, तो वो उन्हें गिफ्ट देकर उनकी प्रिस्क्रिप्शन ले लेती है और डॉक्टर के पास जाकर खुद उनके लिए मेडिसिन लेती है। उनसे कहती है कि सिस्टम ठीक होते ही वो पेमेंट हो जाएगी।
तभी वहाँ पर लू भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, जहाँ लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो चीज़ शाओनिंग अब जिंग को जाकर भी बता देती है। लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ वो शाओनिंग से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी। अब क्योंकि वैसे भी ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो गया था, तो जिंग तो वहाँ से चली जाती है और शाओनिंग भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। उसी वक्त उसे युएंग का मैसेज आता है कि आज हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो निंग उसे बताती है कि पहले मैं लू से बात करती हूँ, उसके बाद जाएंगे। दोनों अब यहाँ से एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पर लू शाओनिंग की फेवरेट चीज़ें ऑर्डर करता है। शाओनिंग बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी याद है। तो लू कहता है कि पहले बीच में ये सब मैं भूल गया था, लेकिन अभी मुझे याद आ गया है। तो शाओनिंग बोलती है कि उस वक्त तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए तुमने लव को साइड में रख दिया था, लेकिन अब तुम्हारा करियर सेट हो गया तो तुम्हें प्यार की याद आ रही है। लू उसे समझाता है कि उस टाइम अब्रॉड जाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की थी और स्टडीज़ करने के बाद मुझे वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिली थी मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। तो शाओनिंग बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई भी किसी के लिए हमेशा वेट नहीं कर सकता। पर लू यहाँ पर उसे एक और बार चांस मांगता है, लेकिन शाओनिंग मना कर देती है कि हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो लू कहता है कि युएंग को पसंद करती हो, जिस पर वो हाँ बोलती है। वो बोलती है कि उनके डिपार्टमेंट में ऑफिस रोमांस को सपोर्ट नहीं किया जाता, इसीलिए हमने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ है, और उसे कुछ काम है ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से लू काफ़ी सैड होता है, लेकिन फिर वो भी उसे गुड बाय कहता है। शाओनिंग अब जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो युएंग को देखती है। वो बताता है कि मैं मॉम से मिलने के लिए आया हूँ और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी बात हो गई। इस पर वो हाँ बोलती है। वो बताती है कि उनके बीच अभी जो भी था वो सिर्फ पास्ट में था और अब दोनों उसकी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। जिसके बाद हम इन दोनों को किसी रेस्टोरेंट में डम्पलिंग्स खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर निंगो से बोलती है कि तुम्हें पसंद है ना तो और खाओ। पर वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि स्कूल में लड़कियाँ याद करती थी कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, तब मैंने सुना था। युएंग कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे क्लास के डोर पर आई थी ना एक बार। पहले तो शाओनिंग मना करती है, लेकिन फिर उसे बताती है कि वो मैं अपनी डेस्कमेट कर तुम्हें लव लेटर देना चाहती थी। फिर उसे देखकर पूछते हैं कि तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। तो बोलता है कि जब से हम मिले हैं हमारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। पर शाओनिंग यहाँ पर उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करके बोलती है कि मुझे तो लगता है कि हमारा रिलेशनशिप अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। दोनों अब यहाँ से वॉक करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। अब जब वो अपने स्कूल के गेट के सामने होते हैं, जहाँ पर निंगो से कहती है कि यहाँ पर लड़कियाँ तुम्हें देखने के लिए घंटों खड़ी रहती थी। युएंग कहता है कि तुम भी वहाँ पर होती थी क्या, पर वो मना कर देती है और बोलती है कि अगर अभी उन्हें पता चला कि तुम मेरे साथ हो तो उन्हें कैसा लगेगा। तो युएंग से बोलता है कि अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, जो सुनकर वो स्माइल करती है। दोनों भी सिक्योरिटी गार्ड से छुपकर स्कूल की रूफटॉप पर जाते हैं, जहाँ युएंग बताता है कि वो यहाँ पर सनसेट देखने के लिए आता था। तभी निंगो से कहती है कि अभी मुझे याद आया कि जब मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर देखा था तो लगा था कि तुम सुसाइड कर रहे हो। उस वक्त मैंने तुम्हें हक करके खुद से प्यार करने के लिए कहा था। और कहती है कि उसे कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी ये बोलते बोलते एकदम से शांत हो जाती है, जहाँ पर युएंग उसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और कहती है कि लू के लिए अब मेरे मन में कोई भी फीलिंग नहीं है, चाहे हमने कितना भी टाइम डेट क्यों ना किया हो, क्योंकि वो यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल गया था। दोनों अब यहाँ पर आराम से व्यू एंजॉय करते हैं। युएंग अब घर आकर सोच रहा होता है कि अगर उसने शाओनिंग को ये बताया कि वो उसे 10 साल से पसंद करता है तो कहीं उसे प्रेशर फील ना हो, इसीलिए वो उसे नहीं बताता और सोचता है कि अब हम नई मेमोरीज बनाते हैं। अगले दिन अब शाओनिंग जब छत से कपड़े उतार रही होती है, तभी वो सोचती है कि लू कहीं फ्यूरियस होकर उनकी रिलेशनशिप के बारे में किसी को बता तो नहीं देगा। तभी वहाँ पर युएंग आता है उनकी रिलेशनशिप की बात करने के लिए, है कि हम घर पर एक दूसरे को फॉर्मल तरीके से नहीं बुलाएंगे। फिर वो उसे अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन देता है और पासवर्ड बताता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। पूछते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैसे संभालूं। तो युएंग हाँ बोलता है, जिसके बाद ये दोनों कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, जो कि दोनों की फर्स्ट कैंपिंग होती है। युएंग तो यहाँ पर अकेले टेंट वगैरह बना लेता है बिना किसी की हेल्प के, और दोनों यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रिलैक्स करते हैं। शाओनिंग उसे प्रेज करती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा कैपेबल हो, तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हो, फिर भी तुम्हें कितना कुछ करना आता है, बिना मैनुअल के ही तुमने टेंट वगैरह लगा लिया। तो युएंग उसे अपने पास टाइम के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में पहले ही इंडिपेंडेंट रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके फादर की तो बहुत ही पहले डेथ हो गई थी और उसकी मॉम भी यंग एज से ही बीमार रहने लग गई थी।
जिसकी वजह से घर का सारा काम वगैरह वही देखता था। उसने काफ़ी सारी जगह इंटर्नशिप वगैरह की है। जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि सभी लोग तुम्हारी अच्छी लाइफ को देखते हैं कि तुम अभी कितने सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन हार्डवर्क को कोई भी नहीं जानता। और पूछती है कि क्या तुमने पहले कभी किसी को डेट किया है, लेकिन वो मना कर देता है। तो बोलते हैं कि इसका मतलब तुम किसी को पसंद तो ज़रूर करते होंगे ना। जिस पर वो हाँ कहता है। तो शाओनिंग उसके बारे में पूछती है और बोलती है कि क्या तुमने अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं की। तो बोलता है कि मैं करना चाहता था, लेकिन वो ना किसी और को डेट कर रही थी, जिस वजह से नहीं कर पाया। जो सुनकर शाओनिंग कहती है कि वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है कि उसने तुम्हें मिस कर दिया। जिसकी इस बात पर यूएंग स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि असल में वो उसी की बात कर रहा था। रात में अब ये लोग बारबेक्यू लगाकर खाना ग्रिल करते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं, जहाँ पर यूएंग काफ़ी ड्रंक हो गया था। इसलिए शाओनिंग अब उसे खींचकर टेंट में लेकर आना पड़ता है। वो कंप्लेन करती है कि उस वक्त जब मिस्टर जियांग के साथ ड्रिंक कर रहे थे तब इतनी ज़्यादा पीने के बाद भी तुम ड्रंक नहीं हुए थे, अभी थोड़े से बियर पीने के बाद ही तुम ड्रंक हो गए। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही स्लीपिंग बैग है। वो दूसरा बैग बाहर ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। इसीलिए वो उसकी साइड में आकर लेट जाती है। तभी यूएंग उठता है तो वो उसके ऊपर स्लीपिंग बैग डालकर उसे किस करता है और दोनों स्माइल करके सो जाते हैं। अगली सुबह जब शाओनिंग उठती है तो यूएंग को अपने सामने देखती है और इमेजिन करती है कि वो उसे पैशनेटली किस कर रहा है। तभी यूएंग भी उठ जाता है और पूछता है कि मुझे देखकर तुम क्या सोच रही हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। इस पर वो उसे यहाँ पर टीज करते हुए कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम कल रात में बोल रही थी कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। जो सुनकर वो काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, और उठकर वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसे ऐसे देखकर हैंग स्माइल करता है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि यूएंग जब कैंपिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो वीडियोस वगैरह देख रहा था कि टेंट कैसे लगाना है। उसे यहाँ पर 2 स्लीपिंग बैग्स रखने थे, लेकिन वो जानबूझकर एक वहीं पर छोड़कर आ जाता है। यहाँ से फिर हम सीधा ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूएंग और शाओनिंग जब दोनों एक दूसरे को फाइल देने के लिए आते हैं तो चुपके से एक दूसरे को कुछ खाने के लिए देते हैं, जिससे कि वो दोनों काफ़ी खुश भी होते हैं। और ऐसे चुप चुप के एक दूसरे के केयर करने की वजह से दोनों काफ़ी खुश भी थे। अगले दिन अब शाओनिंग परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए एक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर देती है, जिसे देखकर जाओ बोलता है कि अगर तुम्हें इसमें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, और उसे गुड लक भी विश करता है। अब जब शाओनिंग हॉट वाटर ले रही थी तभी जेंग सभी को बताती है कि आज यूएंग का बर्थडे है तो उसके लिए केक लेकर आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनते ही शाओनिंग सोचती है कि यूएंग ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसका बर्थडे है, और गलती से गर्म पानी में उसका हाथ चला जाता है। जो चीज़ यूएंग भी देख लेते और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के बहाने अपने कैबिन में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे दवाई लगा रहा था। शाओनिंग बोलती है कि तुमने बताया क्यों नहीं है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ। तो यूएंग कहता है कि हाँ वैसे मुझे केक खाना है अपने बर्थडे का। यूएंग बोलता है कि उसने कभी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट ही नहीं किया, इसीलिए उसे बताने का चांस नहीं मिला, और वैसे उसे अपने बर्थडे का केक खाना है जो कि वो दोनों मिलकर बनाएंगे। इसीलिए अब काम के बाद दोनों साथ में सुपरमार्केट जाते हैं केक के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने को। तभी यूएंग को जाओ का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास वाली सुपरमार्केट में आए हैं। तभी वो यूएंग को यहाँ पर देख लेते और एकदम से उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर वो तो काफ़ी नर्वस हो जाता है, और वो लोग शाओनिंग को ना देख ले इसीलिए खुद ही उनके साथ में जाकर बात करने लग जाता है। जब बोलता है कि अगर हम नहीं आते तो तुम अकेले ही घर के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे ना, और हम लोग तुम्हारे घर पर चलकर हॉट पॉट बनाएंगे। पर यूएंग कहता है कि मुझे ना एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है, वहाँ पर चलते हैं ना। पर जाओ मना करता है, कहता है कि वो उसके घर पर ही खाएंगे। तभी शाओनिंग सामान लेकर वापस आ रही होती है, वो जैसे ही यूएंग को आवाज़ लगाने वाली थी पर उन लोगों को देखकर छुप जाती है। जाओ कहता है कि मैंने अभी शाओनिंग की आवाज़ सुनी, लेकिन यूएंग कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, और मैंने सुना है कि जेंग किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई हुई है, तो शाओनिंग भी उसके साथ ही बिजी होगी। जाओ कहता है कि हम फिर भी अब यहाँ पर जाओ जिद करता है कि वो लोग उसके घर पर ही चलेंगे, इसीलिए यूएंग को हाँ बोलना ही पड़ता है। जाओ एक कलीग को शाओनिंग को फ़ोन करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो तो फ़ोन नहीं उठा रही होती। इसीलिए अब जाओ जिंग को कॉल करता है और बोलता है कि वो लोग हैंग के यहाँ पर पहुँच गए हैं। जो सुनकर वो उस पर चिल्लाती है कि मैंने कहा था ना कि हम लोग साथ में चलेंगे, और फ़ोन रख देती है। जाओ भी फ़ोन रख के यूएंग को बताता है कि जिंग क्लाइंट के साथ नहीं है। तभी यूएंग को शाओनिंग मैसेज करके बोलती है कि वो घर जाकर अपना सारा सामान हटा देगी। यूएंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम इन लोगों से लेने की कोशिश करूँगा। शाओनिंग अब जल्दी से घर पहुँचकर अपना सारा सामान हटाने लग जाती है, और यूएंग उन लोगों से घर के लिए बहुत सारा सामान खरीदवाता है। जाओ कहता है कि अभी तो बहुत सामान हो गया ना, अब हम चलते हैं, इसीलिए यूएंग को भी चलना पड़ता है। अब ली यहाँ पर फिर से शाओनिंग को कॉल लगाता है। जैसे वो फ़ोन उठाती है तो वो कहता है कि यूएंग के बर्थडे के लिए उसके घर पर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। वो उसे लोकेशन सेंड करके वहाँ पर पहुँचने के लिए बोलता है और कहता है कि हम भी 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं। शाओनिंग अब टाइमर लगाकर अपना सारा सामान फटाफट से हटा रही होती है। इधर बेचारा यूएंग उन्हें रोकने के लिए अपनी सोसाइटी में लाकर वहाँ की चीज़ें के बारे में बताने लग जाता है, वहाँ के प्लांट्स और ब्रिक्स वगैरह इन सब के बारे में।
फिर वो घर के सामने पहुंचकर दरवाज़ा खोलने में टाइम लगाता है। अब जैसे ही निंग को पता चल जाता है कि वो लोग आ गए हैं तो वो रूम के अंदर ही छुप जाती है और युएंग को मैसेज करके उसके लिए कवर करने को कहती है। सभी लोग अब अंदर आकर बैठ जाते हैं और जाओ जैसे ही वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की का बाल दिखाई देता है। वो बाहर आकर युएंग से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने अभी वॉशरूम में एक बाल देखा जिसका कलर ना एकदम शाओनिंग के बालों की तरह था। जिसकी ये बात सुनकर जिंग बोलती है कि तुम्हारी तरह सभी लोग अनपॉपुलर बैचलर नहीं होते, तो जाओ से आर्ग्यू करने लग जाता है। तभी युएंग सभी को टेरेस पर चलने के लिए कहता है कि वो लोग वहीं पर कुकिंग करेंगे, इसीलिए सभी लोग चले जाते हैं। शाओनिंग भी अब जाओ को मैसेज करती है कि वो 10 मिनट में आ जाएगी और युएंग अपने रूम में जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। युएंग अपने रूम में जाता है तो शाओनिंग तो उसे नहीं दिखती, इसीलिए वो कपड़े चेंज करने लग जाता है। अब जैसे वो वार्डरोब खोलता है तो शाओनिंग वहाँ पर बैठी हुई थी। वो उसे बाहर आने के लिए बोलता है लेकिन शाओनिंग बताती है कि उसके पैर नम हो गए हैं। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है तो युएंग शाओनिंग को कवर करके खड़ा हो जाता है। जाओ से बताता है कि शाओनिंग भी 10 मिनट में आ रही है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद युएंग दरवाज़ा बंद करके शाओनिंग को बाहर निकालता है और जैसे ही मौका मिलता है तो बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी जाओ फिर से आ जाता है। वो कहता है कि मैंने ना अभी किसी को भागते हुए देखा, लेकिन युएंग कहता है कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। शाओनिंग अब बाहर से डोरबेल बजाती है। अब वो उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और सोचता है कि हाँ शायद उसे गलतफहमी हो गई होगी। सभी लोग अब टेरेस पर जाकर हॉटपॉट की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग युएंग की मदद करती है उसकी स्लीव ऊपर करवाने में, जिन लोगों को इस तरीके से जिंग देख रही थी। अब जब ये सभी लोग बैठकर खा रहे थे तभी युएंग कुछ लेने के लिए नीचे जाता है, जिस बीच ली शाओनिंग से कहता है कि युएंग हमारी टीम को बढ़ा रहा है और कोई न्यू कमर यहाँ पर आने वाली है, तो तुम उसे खुद से रिप्लेस मत करने देना। जिस पर शाओनिंग हाँ बोलती है। तभी युएंग आ जाता है और पूछता है कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें ना कुछ गेम खेलने चाहिए। युएंग बताता है कि उसके घर पर ना कोई गेम रखा हुआ है, तो शोज़ के बोलने पर वहाँ पर लेने के लिए उसे चला जाता है। काफ़ी ढूंढने पर भी वो उसे गेम नहीं मिलता, लेकिन उसे एक बॉक्स के अंदर एक डॉल मिलती है जिसे वो लेकर ऊपर आ जाता है। जब सभी लोग उसे देखते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये उस लड़की के लिए जिसे कि युएंग पसंद करता है। पर शाओनिंग सैड हो जाती है और याद करती है कि जब उसने बताया था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है तो शायद ये उसी लड़की की डॉल होगी। खाना खाने के बाद अब सब लोग जब जा रहे थे तो कहने लग जाते हैं कि युएंग कितना ज़्यादा रोमांटिक है, उसने अभी तक अपनी डिज़ायरेबल गर्ल वाली डॉल को अपने पास रखा हुआ है। शाओनिंग भी अभी यहाँ पर युएंग को मैसेज करके बोलती है कि वो लिंग से मिलने के लिए जा रही है और सभी लोग घर से चले जाते हैं। शाओनिंग और लिंग वे एक जगह पर मिलते हैं। शाओनिंग उसे बता रही होती है कि मैं समझती हूँ कि मेरा भी बॉयफ्रेंड था, लेकिन युएंग भी किसी को पसंद करता था और उसने अभी तक वो डॉल अपने पास रखी हुई है। इसका मतलब है कि वो अभी तक उसे भूला नहीं है। लेकिन लिंग वे तो यहाँ पर अपने फ़ोन की तरफ देखकर हंस रही होती है। शाओनिंग उसे आवाज़ देती है तो बोलती है कि तुम ना सिर्फ जेलस हो रही हो, पर उसे ऐसे देखकर शाओनिंग पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, जो कि इतना फ़ोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो। तो लिंग वे उसे बता देती है कि शिव और वो दोनों वापस से एक साथ में आ गए हैं। वो बताती है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, वो उसके घर की लाइट फिक्स करने के लिए आया हुआ था। लिंग वे बोलती है कि तुम्हें ये सब पर्सनली करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि इस टाइम वर्कर्स को यहाँ पर बुलाना सेफ नहीं है। फिर वो यहाँ से अपनी डॉम चला जाता है, लेकिन आईडी कार्ड यहीं पर भूल जाता है, जिसे लिंग देखकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फ़ोन करके वहाँ का एड्रेस ले लेती है और वहाँ पर चली जाती है, जहाँ देखती है कि वो एक छोटी सी जगह पर रह रहा था। तभी शिव शावर लेकर आ जाता है। वो उसे उसका आई कार्ड देती है और बताती है कि वो इसे अपने घर पर भूल गया था और बोलती है कि ये जगह कुछ ज़्यादा ही छोटी है, पर वो खुश होकर कहता है कि ये उसके लिए ठीक है। उसे अपनी चीज़ें दिखाने लग जाता है, पर वो उसे बताती है कि यहाँ पर पास में उसका एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है, अगर वो चाहे तो वहाँ पर रह सकता है। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि अभी मैं सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो ये कन्वीनियंट नहीं है, रात को उसे पढ़ाई करनी होती है। तभी वो वहाँ पर बॉटल देखकर बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इसे तुमने अभी तक रखा होगा। प्रेजेंट में अब वो शाओनिंग को बताती है कि उसका डॉम देखकर मुझे पता चला कि वो सच में हमारे रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, नहीं तो वो अपने होम टाउन में सब कुछ होने के बाद भी मेरे लिए इतना सफ़र नहीं कर रहा होता। तो शाओनिंग उन्हें वापस आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब जब वो घर आती है तो युएंग डिशेस वॉश कर रहा होता। वो उससे पूछता है कि लिंग मैंने तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया था, तो बताती है कि वो और शिव दोनों एक साथ आ गए हैं। हैंग भी बोलते हैं कि शिव अच्छा लड़का है। तभी लिंग उससे कहती है कि तुमने मुझे अपने बर्थडे के बारे में क्यों नहीं बताया। युएंग कहता है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, मेरे मॉम और बस HR को बर्थडे डेट पता होती है, और अगर तुम चाहती हो तो हम अब से हर साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जो सुनकर शाओनिंग सोचने लग जाती है कि हम तो अभी भी इतने क्लोज नहीं हुए हैं कि वो मुझे अपने बर्थडे के बारे में बताए। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो युएंग कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा। अब दोनों अपने रूम में जाते हैं, जहाँ युएंग तो उनकी फ़ोटो को फ्रेम में डालकर कहता है कि मुझे तुमने ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया है, जो कि मैं बहुत टाइम से चाहता था।
अगले दिन ऑफिस में अब युएंग तांग नाम की लड़की को लेकर आता है जो कि उनके डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाली थी। ये वही लड़की होती है जो कि शाओनिंग के साथ पहले दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर काम करती थी और शाओनिंग की जगह उसका प्रमोशन वहाँ पर हुआ था। वो उसे सभी से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता है और वो यहाँ पर युएंग को डायरेक्टली उसके नाम से बुलाती है, जिसे ऐसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो युएंग उसे बात करने के लिए ऑफिस में लेकर जाता है। तभी ली जाओ के पास आकर कहता है कि मुझे पता चला कि तांग और युएंग एक ही कॉलेज में थे। वो बोलता है कि कहीं ये युएंग की डिज़ायरेबल गर्ल तो नहीं है, क्या पता वो यहाँ पर इसीलिए आई हो ताकि दोनों साथ आ सके। शाओनिंग भी ये सारी बातें सुन रही थी और सोचती है कि इस लड़की की हेयर स्टाइल एकदम उस डॉल से मैच करती है, तो इस वजह से वो उठकर यहाँ से चली जाती है और जाओ बाकी लोगों को बताता है कि वो एक सीईओ की बेटी है जो कि उनके बैंक से लोन लेते हैं। तो शू बोलता है कि अगर वो चाहती तो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकती थी, वो यहाँ पर क्यों आई, ज़रूर हैंग के लिए आई होगी। इधर युएंग और तांग बात कर रहे होते हैं जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम और अच्छा डिपार्टमेंट चूज़ कर सकती थी। तो वो कहती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होगा और मुझे भी अपने आप को प्रूव करना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। तो युएंग बोलता है कि तुम तो काफ़ी दूर का सोचती हो। तो बोलती है कि मुझे ना जिंग से सीखना है, पर वो बोलता है कि शाओनिंग ऑलरेडी उसके अंदर काम कर रही है। इस पर तांग कहती है कि वो तो इतनी कैपेबल नहीं है, 3 सालों से काम कर रही है, अभी तक परमानेंट भी नहीं हो पाई। तो वो उसे अपॉर्चुनिटी दे जिंग के साथ काम करने की, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देता है और शू के साथ उसे असाइन कर देता है कि वो उसे सिखाएगा। जब ना चाहते हुए भी वो ओके बोल देती है। जाते समय फिर वो उसे कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए नहीं और किस लिए भी आई हूँ। ये स्माइल करके चली जाती है। पर अब हम यहाँ से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओनिंग मेट्रो स्टेशन पर वेट करते हुए अपनी फ्रेंड से हंसकर बातें कर रही थी और युएंग भी वहाँ पर मौजूद था जो कि उसे देखते हुए इस डॉल को बना रहा था शाओनिंग को उसके बर्थडे पर देने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।